हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा द हिंदू बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस के अच्छी न्यूज और एडिटोरियल का एनालिसिस जो महत्वपूर्ण होता है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करें। स्वागत आप सभी का लर्निंग ऐप पर, लेकिन ध्यान रखेंगे 16 ऑफ मार्च से, यानी आईएएस का जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट चूंकि अब आने वाला है मार्च के फर्स्ट वीक में, जहां तक मुझे उम्मीद है आ जाएगा। हद से हट जाएगा तो मार्च का सेकंड वीक की शुरुआत में आ जाएगा। तो आइए इसका रिजल्ट आ जाए, उसके बाद फिर यूट्यूब पर एक धमाकेदार शुरुआत करते हैं। काफी टाइम बाद यूट्यूब पे आना होगा मेरा, तो 16 ऑफ मार्च से आपको ये क्लास मिलने लग जाएगी यूट्यूब पर भी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और आज की चर्चा में सबसे पहले हम निगाह रखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आज आपके लिए डिस्कस किए जाएंगे और क्या है उनकी इंपॉर्टेंस, और फिर उसके बाद उनका डिटेल्ड एनालिसिस। तो सबसे पहले आज जो टॉपिक आपके सामने आएगा बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर का है। और ये टॉपिक इंडियन सिटीज की जो प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने के लिए फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज, 3F की जरूरत होती है। फंड भी चाहिए, फंक्शन भी चाहिए, यानी फंक्शन ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर, और फंक्शनरीज यानी उस ऑफिस में अच्छे लोग चाहिए जो शहरों की सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। तो यह विषय जीएस पेपर 1 यूनिट 1 इंडियन सोसाइटी, शहरीकरण की चुनौतियां और उनके समाधान, यानी चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन और उनकी रेमेडीज जो भी हैं। जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी की यूनिट नंबर 2, अगर आप सिलेबस देखेंगे, लोकल बॉडीज के सामने फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज का जो चैलेंज है वो भी आज आप पढ़ने जा रहे हैं। और जीएस पेपर फॉर एथिक्स, यानी अगर ऐसा है तो क्या यूनिट नंबर 6 जीएस पेपर 4 की यहां पर आकर के कनेक्ट होगी। यूनिट का नाम है एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चैलेंज इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, यानी लोक प्रशासन में नीति शास्त्र और सरकारी संस्थानों में नैतिक चिंता। क्या है नैतिक चिंता? ये फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज, और जिसका खामियाजा आप सब भुगतते हैं एयर पोल्यूशन के रूप में। और शहर में जितनी भी समस्याएं आप देख सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर के, और बहुत का तो मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, ये जो आधुनिक समस्याएं मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं। ठीक है, तो ये और फिर एसे और प्रीलिम्स की निगाह से इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद एक टॉपिक जिस पर अक्सर हम लोग बातचीत करते रहे हैं, और वही टॉपिक फिर से एक बहुत अच्छे पैटर्न पर, बहुत अच्छे डेटा के साथ आया है, और उसे कहते हैं क्लाइमेट फाइनेंस। क्या आया बच्चे? वो है क्लाइमेट फाइनेंस। तो क्लाइमेट फाइनेंस क्या है और आज दुनिया क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के कहां पर खड़ी है, इस विषय पर एक चर्चा। और ये चर्चा आप ही स्वयं करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा मैं जाऊंगा नहीं। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब हो गया कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड 2009 के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के कोपेनहेगन डेनमार्क की समिट में जो कहा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सब एक्टिविटीज के लिए फंड देंगे, यानी मिटिगेशन और एडॉप्शन दोनों के लिए। उसका एक आकलन करेंगे कि आज वो कहां तक पहुंचा और उसमें क्या क्या इश्यूज हैं। यानी ये टॉपिक जाएगा जीएस पेपर 4 एथिक्स की यूनिट नंबर 1, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, यानी नीति शास्त्र के आयाम। और नीति शास्त्र के आयाम में जो यूनिट है एनवायरमेंटल एथिक्स, जिस पर यूपीएससी ने आपसे पूछ भी लिया है, तो ये एनवायरमेंटल एथिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है। फिर जीएस पेपर 4 में ही इंटरनेशनल रिलेशन में इथिक्स और इंटरनेशनल जो फंडिंग होती है उसमें इथिक्स की। भाई डेवलप्ड कंट्रीज ने कहा था कि हम पैसा दे रहे, बट पैसा वो दे नहीं रहे, जो दे रहे हैं वो नीड के अकॉर्डिंग बहुत कम है। तो जीएस पेपर 4 ये जाएगा। फिर जीएस पेपर 3 सिलेबस ये है एनवायरमेंट कंजर्वेशन, यानी यूनिट का नाम ही है पर्यावरण संरक्षण, उसके साथ भी कनेक्ट होगा। और जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज और आईआर के साथ भी इसको जोड़ करके देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर एनवायरमेंट के रेफरेंस में कोऑपरेशन को लेकर के क्या क्या किया जा रहा है। और ऐसे एनवायरमेंट पर कोई सा भी ऐसे, जैसे आपसे पूछा था कि इकोलॉजिकल कंसिडरेशन, पारिस्थितिक विचार विकास में बाधक हो या आवश्यक नहीं, यानी इकोलॉजिकल कंसिडरेशन अगर आप रखते हैं तो इससे आपका डेवलपमेंट, यानी जो जीडीपी की ग्रोथ है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, वो रुकेगा नहीं। इस विषय पर आपको एक ऐसे लिखना था कि हाँ भाई बात बिल्कुल सही है।
तो ये सारी चीजें आपके सामने आज डिस्कस होंगी। और प्रीलिम्स के लिए तो स्वाभाविक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जितने भी हुए हैं वो सारे यहां पर आ जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे आज जिस टॉपिक से मैं अपने लेक्चर की शुरुआत करूंगा वो मेरे दिल के बड़ा करीब है, चूंकि अपनी मां के मैं बड़ा करीब हूं, मतलब बता नहीं सकता हूं किस लेवल पर। तो हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, हालांकि ये डिसीजन 16 फेब का है, 16 फरवरी, बट स्वाभाविक है आर्टिकल के रूप में मुझे आज ये मिला, इसके पहले ये मिला नहीं था। तो आज उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो हमारी माएँ हैं जो घर में काम करती हैं, या अब कोई भी हाउसवाइफ जो है जिनको इसमें होम मेकर कहा गया, तो वो जो भी एक्टिविटीज घर में कर रही हैं वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया। तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये डिसीजन बड़ा ही दूरगामी परिणाम का है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के। और जो एक एक होता है ना कि मतलब वुमेन अपने आप को सेकेंडरी मानती है, इस प्रकार की चीजें जब आप उनको समझाएंगे, दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। तो आज सब बच्चों से मैंने पहले ही कह रखा था मैसेज में कि अपनी मम्मियों को जरूर बैठाइएगा, अपनी मम्मी, अपनी बहन, अगर उनकी शादी हो गई हो तो भी, अगर वो होम मेकर हैं तो ये सेशन जरूर उनको आप सुनवाइएगा, उनको बड़ा मजा आने वाला है। कि आज वो ऐसे जब लेक्चर के बाद निकलेंगी ना तो उनको एक ताकत सी फील होगी कि यार अच्छा मैं ऐसी हूं। यस, आप वैसी हैं, क्योंकि आप अगर घर को संभालें ना तो बाहर हम जा करके कोई भी मेल, पहली बात तो महिलाएं भी बाहर जा करके काम करें, ये बहुत अच्छी बात है। बट जो नहीं कर पा रही है, अगर वो घर को संभाल रही है, होम मेकर हैं अगर वो, तो स्वाभाविक रूप से उनका उतना ही योगदान है एक फैमिली को रन करने में, एक स्टेट को रन करने में, एक इकोनॉमी को रन करने में, जितना उस मेल का है जो इनकम टैक्स पे करता है, जो जीएसटी करता है, या जो इनफॉर्मल इकोनॉमिक्स में इनडायरेक्ट टैक्स देता है। हम लोग अक्सर बातचीत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मीडिया को आप लोग सुनते हैं, मीडिया में क्या चर्चा चलती है? मिडिल क्लास पर इनकम टैक्स का सबसे ज्यादा, मतलब मिडिल क्लास और इनकम टैक्स, यानी ये माना जाता है कि टैक्स मतलब मिडिल क्लास, टैक्स मतलब मिडिल क्लास, कि सारा टैक्स मिडिल क्लास दे रहा है। कभी आप सुनते हैं कि जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो मार्जिनल है, जो सबसे हाशिए पर खड़ा व्यक्ति, वो भी टैक्स देता है? देता है, नहीं देता है? इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स, आप चिंतन कीजिए। यस, मिडिल क्लास का रोल है, सबसे ज्यादा टैक्स वो दे रहा है, सैल्यूट। लेकिन वो जो मार्जिनल सोसाइटी से आ रहा है ना, उसमें कास्ट वास्ट मत लीजिएगा, वो कोई भी हो सकता है, गरीब, वंचित, वो भी टैक्स दे रहा है, जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जीएसटी वो भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आप चिंतन कीजिए। और जीएसटी का टैक्स तो ऐसा है कि मुकेश अंबानी अगर एक मैच बॉक्स खरीदते हैं तो मुकेश अंबानी जितना टैक्स देंगे उतना ही गांव में हाशिए पर खड़ा सुखू भी देगा, सुखिया भी देगा। तो बड़ी सोचने वाली बात है। और इसका मतलब कि इनफॉर्मल एंड फॉर्मल इकोनॉमी में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अगर महिलाएं उसमें प्रत्यक्ष भागीदार नहीं तो अपने घर का काम करके उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही। इसलिए जो होम मेकर हैं वो एक इकोनॉमिक पार्टिसिपेटर है, इसलिए उनका इस इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट ने डिसाइड किया। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जबरदस्त कंटेंट है और टॉपिक भी है। अब यूपीएससी ने आपसे क्या प्रश्न पूछा था 2012 में, यानी हल्का सा जिक्र कर दूं थोड़ा और समय बच जाए। जीएस पेपर 2 में आपसे क्या पूछा प्रश्न यूपीएससी ने? जीएस पेपर 2 में आपसे सॉरी एसे में, पहले एसे का जिक्र, एसे में क्या क्वेश्चन पूछा आपसे? बोलो, घर की संभाल और कामकाज, यानी वर्किंग वुमेन और जो होम मेकर्स हैं, घर की संभाल यानी जो बाहर ऑफिस में काम नहीं कर रही, और कामकाज यानी जो वर्किंग वुमेन, वो इंडिया में कहां तक न्यायोचित बर्ताव प्राप्त कर रही है, यानी उनके साथ कहां तक जस्टिस हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के इस डिसीजन ने जो घर को संभालने वाली होम मेकर्स हैं उनके साथ कैसा बर्ताव सुनिश्चित कर दिया है कि आपको उनके बारे में ऐसा सोचना पड़ेगा।
बट बड़ी विडंबना है कि हमारी मीडिया में इस पर तनिक भी चर्चा नहीं है। इस पर एक भी चैनल, एक तो इंडिया में पॉडकास्ट इतनी हंसी आती, मैंने देख रहे सिस्टम बना है, टेली प्रॉम्प्टर रखा है, सारा सिस्टम बना हुआ है, ये सब हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की सब है, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई यार। 1.4 अरब हमारी आबादी है और मुझे लग रहा इतने ही पॉडकास्ट चल पड़े, हर इंसान लेके माइक खड़ा हो गया पॉडकास्ट में। तो इंडिया में जो क्वालिटी चीजें वो डिलीवर ही नहीं हो रही। आप किसी भी जगह पर देखिए, चाहे कितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर हो, चाहे कितने भी बड़े, जो क्वालिटी है, या तो कोई सरकार की आलोचना कर रहा है, या तो कोई सरकार के साथ खड़ा है, यार थर्ड तो कोई है ही नहीं कि जो इन विषयों पर भी डिस्कस कर सके। अब आप ये मत कहिएगा कि सर फिर आप ही करिए, देखो मेरे लेक्चर इतने लंबे लंबे होते हैं, 2 ढाई 3 घंटे के, मैं कहां से कर पाऊंगा। मेरा कंटेंट बनाना, मैं खुद कंटेंट बनाता हूं। रीजन ये नहीं है कि मेरे पास टीम नहीं, मेरे पास अच्छी खासी टीम है, लेकिन बनाता मैं इसलिए हूं क्योंकि मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये इस पर चर्चा होनी चाहिए, और इस पर अगर एक नेशनल डिस्कशन हो जाए ना दिल्ली हाईकोर्ट के इस डिसीजन की इंपॉर्टेंस पर, तो सोचो कि लड़कियां, महिलाएं कितना ताकतवर महसूस करेंगी। अभी क्या बेचारी सेकेंडरी स्थिति में पड़ी हुई है, हस्बैंड कमा रहा है, पूरा रुआब चल रहा है, पेट्रियार्की, पितृतंत्र, ठीक है। खैर, तो ये आपके सामने हम लोग डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 1 सोसाइटी, वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस, जीएस पेपर 4 एथिक्स, एसे और प्रीलिम, सबकी निगाह से। ऐसे तो मैंने जिक्र करिए बहुत सारे टॉपिक, तो आज हम लोग शुरुआत इसी विषय से करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो प्रीलिम्स के लिए केवल आज ये हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अभी देखिए हम लोग कितने पीछे हैं, ये देखिए बहुत छोटा सा क्यूआर कोड बनाया गया है, और जिस टेक्निक से बनाया गया है एक, और जिस मिनरल के इसमें इस्तेमाल किया गया है, अगर वो प्रीलिम्स में आ जाए तो क्या उस मिनरल के बारे में आप कुछ जानते हैं? सोचिए, अभी बताने वाला हूं, और यही सब प्रीलिम्स में आता है। जीएस पेपर 1 में, यानी प्रीलिम्स के लिए टॉपिक हो जाता है 1 नंबर का धुआंधार। तो ये आज इतने टॉपिक हैं जिन पर आप लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो पहला टॉपिक है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इस पर मैंने एक बड़ी प्यारी सी कविता, बहुत समय हो गया था कि कुछ कविता कहे हुए, आप लोग बताएं समय हो गया था कि नहीं, कमेंट करिए कब मैंने लास्ट कविता आप लोगों के सामने रखी थी। शायद काफी टाइम हो गया था। तो एक बढ़िया प्यारी सी कविता बनाई है, और उस कविता का आप सबके सामने पाठ करूंगा, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के और इन्हीं रेफरेंस को लेकर के, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज देख सकते हैं, मैरिज एज पार्टनरशिप, हाउ अ हाई कोर्ट वर्डिक्ट रिफ्रेम होम मेकर एज अ लीगली, यानी कोर्ट के पार्टनरशिप के तौर पर शादी, कैसे हाई कोर्ट के एक फैसले ने होम मेकर को कानूनी तौर पर जरूरी भूमिका के तौर पर फिर से तय कर दिया है कि भाई अब कानून बनना चाहिए। ये समझ रहे, उन्होंने जो डिसीजन दिया है उससे आउटकम निकल करके आ रहा है कि उन्होंने ये नहीं कहा कानून बना दो, लेकिन ये जो डिसीजन दिया है उस डिसीजन की जो इंपॉर्टेंस, वो इंपॉर्टेंस इसमें है कि अब एक कानून बनाना चाहिए और होम मेकर को इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ जोड़ना चाहिए। अब उसमें सरकार कुछ अपनी तरफ से सपोर्ट करे, प्लस जो उनके घर के कमाने वाले हैं उनकी इनकम के अकॉर्डिंग वहां से भी एक पूल बनाया जाए, वो पैसा महिला के खाते में जाए। और बड़ा इजी है, इसको मैं नए ढंग से आपको भी समझाऊंगा, या हल्का मैं जिक्र कर दूं, या पहले इसको आप पढ़ लीजिए। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं यूपीआई, सॉरी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। जैसे राहुल जी ने कहा कि हमारी सरकार जीती तो हम 12,000 रुपए हर महीने महिलाओं के खाते में देंगे, या जो भी वीकर सेक्शन उसके खाते में देंगे। तो इसी इसी प्रकार की जितनी स्कीम मोदी जी चला रहे हैं या जो स्टेट चला रहे हैं, उन स्कीम्स को इस प्रकार से मॉडिफाई कर देना चाहिए कि होम मेकर को लीगली एक इकोनॉमिक स्टेटस आप दे दें। क्या मेरी बात समझ पाए? यानी वो जो गवर्नमेंट पैसे देती है ऐसे कि भाई इलेक्शन के समय, या उसी को क्या करना चाहिए, लीगलाइज कर देना चाहिए कि अगर एक होम मेकर है तो एक्स रुपया यूनिवर्सल बेसिक इनकम के रूप में सरकार की तरफ से जा रहा है, और ये तो आपको करना ही पड़ेगा एज अ वेलफेयर स्टेट। इसके बहुत से नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उस पर अभी हमें नहीं जाना, ये बहुत वैलिड, इस पर मैं किसी के साथ 10 घंटे डिस्कस कर सकता हूं, और मुझे टस से मस कोई नहीं कर पाएगा कि नहीं मिलना चाहिए और लीगल स्टेटस कैसे मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सामने आता है पूरा का पूरा विषय। अब मेरे प्यारे बच्चों,
कुछ आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। पहले एक बार न्यूज देख लेते हैं। द दिल्ली हाई कोर्ट रिसेंटली डिलीवर्ड अ सिग्निफिकेंट जजमेंट। जस्टिस का नाम है स्वर्णकांत शर्मा। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि गृहिणी यानी जो होम मेकर है निष्क्रिय या आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती है। यानी कितनी बड़ी बात की है, जरा ध्यान से देखिएगा। यानी वो क्या होती हैं, उनका जो लेबर होता है, महिलाओं का जो श्रम होता है, वो जो फैमिली है उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का बेस है। यानी आपकी मम्मी जो काम करती है, आपकी बहन जो काम करती है घर में, जो हाउसवाइफ कही जाती हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट मतलब दिल्ली हाई कोर्ट की एक जज ने अपने डिसीजन में कहा कि वो होम मेकर निष्क्रिय पैसिव नहीं है। वो आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली किसी फैमिली मेंबर पर वो डिपेंड नहीं है, बल्कि वो ऐसा लेबर करती हैं, ऐसा श्रम करती हैं, यानी घर को संभालना, संवारना, फैमिली को संभालना, संवारना, वो फैमिली की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का आधार होती हैं। यानी वुमेन बेस है, सॉरी, वुमेन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बेस है, जिस बेस पर हमारी पूरी की पूरी जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वो चलता है। क्यों? क्योंकि आप स्वयं विचार करें बच्चों, उनके डिसीजन में अभी हम बहुत डीप जाएं उससे पहले आप स्वयं विचार कीजिए। बेस का मतलब ये बेस, ठीक है ना, आधार है। इसी बेस को कहा गया, डब्ल्यू आप लिख लीजिएगा, ओ एक्स पर और ओ वाई पर आप क्या लिख लीजिए, यानी वुमेन। ये बेस है। इसी बेस पर जो पूरी फैमिली है वो डेवलप करती है। यानी आप स्वयं सोचिए कि अगर बेस मजबूत है तभी तो जो मेल है, ये मेल जहां भी काम करता है, प्राइवेट सेक्टर में काम करता है एक पिलर, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है एक पिलर, फॉर्मल इकोनॉमी में करता है या इनफॉर्मल इकोनॉमी में, और यहां से अपनी इनकम जनरेट करता है। ठीक है, तो ये इनकम तब कब जनरेट कर पाता है? जब बेस स्ट्रांग होता है ना। कोई भी फैमिली अगर डिस्टर्ब है, आप विश्वास रखें, उस फैमिली से सक्सेस पाना एक, मैं कह सकता हूं कि एक्सेप्शन होता है अगर कोई निकाल ले जाए या कोई भी कहीं पर सफल हो जाए। हम लोग कहते हैं ना कि अगर परिवार में माहौल अच्छा है तो फिर जो बच्चा है उसका भी डेवलपमेंट अच्छा होगा, और फिर वही जा करके सोसाइटी में ग्रेट लीडर बनेगा, और वो खुद भी आगे बढ़ेगा और कंट्री को भी आगे लेके जाएगा। जिस कंपनी में, जिस गवर्नमेंट में काम करेगा उसको भी आगे लेकर के जाएगा। यानी परिवार का माहौल वही बेस होता है जिस बेस पर कोई भी इंसान एक बेहतर इनकम जनरेट करता है। वह इनकम उसकी सेल्फ इनकम भी होती है, और वह इनकम स्वाभाविक रूप से गवर्नमेंट के भी रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा बेस होती है। यानी ये केवल परिवार को नहीं मजबूत कर रही, परिवार को मजबूत करके स्त्री इस देश को मजबूत कर रही है। ये किसने कहा है? मैंने नहीं कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट की एक महिला जज ने अपने डिसीजन में यह बात कही है। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं यहां से, जरा एक पिक्चर आप देखिएगा, फिर उसके बाद फिर कहानी को स्टार्ट करते हैं। पूरा डिसीजन इसी में है, ध्यान से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा डिसीजन आप पा जाएंगे। मैं यहीं खड़ा हो जाता हूं जिससे कि आपको सुनाई भी दे। The Delhi High Court has ruled that a wife's unpaid domestic work has real economic value. In a February 16, 2026 judgment, Justice Swarnakanta Sharma clarified that being educated or capable of earning does not mean a woman should be denied maintenance. Under the Protection of Women from Domestic Violence Act, the court stressed that homemaking, child rearing, and supporting a spouse's career form the invisible backbone of a family. Deserted in 2020, the wife was earlier denied interim maintenance, but the High Court corrected that. 50,000 per month is awarded to her, 40,000 upheld for the child, totaling 90,000 based on the husband's 5 lakh plus income. The message is simple: capacity to earn is not actual income. Unpaid labor is still labor, and a homemaker's contribution cannot be dismissed. For more such videos, follow Hot Flag. मतलब कि सालों तक हमारे समाज में एक बात कही जाती रही। कब तक? सालों तक। और वो क्या कही जाती रही? कि घर संभालने वाली महिला कमाती नहीं है, इसलिए वह इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से निर्भर है।
लेकिन आप सोचिए, और क्या सोचिए, आप सोचिए कि अगर वो महिला घर का मैनेजमेंट, घर का प्रबंधन ना करे, नंबर 1 बच्चों को ना संभाले, नंबर 2 बुजुर्गों को ना देखे, नंबर 3 जीवन की व्यवस्था ना चलाए, तो क्या बाहर कमाने वाला व्यक्ति उतनी सहजता से काम कर पाएगा? उत्तर दीजिए। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसी बात पर स्पष्ट रूप से कहा है कि गृह कार्य भी एक श्रम है, यानी जो घर का काम होता है वो एक लेबर है। जैसे इकोनॉमी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप पढ़ते हैं, लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, तो वो एक लेबर है। और कमाने की क्षमता और वास्तविक कमाई दो अलग बातें हैं। कमाने की क्षमता है, और वास्तविक कमाई अगर नहीं है तो भी हमें कमाने की क्षमता को सम्मान देना होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आप मुझे बताएं, क्या मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने रख सकता हूं? मत कहो मुझे अबला, मैं अग्नि हूं, मैं शक्ति हूं। मत कहो मुझे अबला, मैं अग्नि हूं, मैं शक्ति हूं। तुम बाजार में विजेता थे, पर घर का किला मैंने संभाला था। तुम बाजार में विजेता थे, पर घर का किला मैंने संभाला था। मैं दया की याचक नहीं, मैं अधिकार की आवाज हूं। मैं दया की याचक नहीं, मैं अधिकार की आवाज हूं। मैं निर्भर नहीं, मैं आर्थिक साझेदार हूं। मैं निर्भर नहीं, मैं आर्थिक साझेदार हूं, यानी इकोनॉमिक पार्टनर हूं। मेरे प्यारे बच्चों, क्या यह सिर्फ एक छोटी सी कविता है, या न्यायालय द्वारा एक मान्य सत्य है कि मैं दया की याचक नहीं, मैं अधिकार की आवाज हूं, मैं निर्भर नहीं, मैं आर्थिक साझेदार हूं, मैं आर्थिक साझेदार हूं? अगर ऐसा है तो फिर इस पंक्ति को पकड़िएगा और फिर आईक्यू आईपी की झड़ी लगाते हैं यहां पर आपके सामने। चलिए फिर शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब, मैंने आपके घर में जो आपकी मम्मियां हैं, मैंने कहा था, या आपकी बहनें, कोई भी, तो मैंने उन लोगों से कहा था कि भाई, मतलब आप लोगों से कहा था कि उनको, कि अब आप देखिए आपकी बेलन की ताकत को, आपकी बेलन की ताकत को अब दिल्ली हाईकोर्ट ने संभाल दिया है। और यह एक ऐसी बात है जो धीरे धीरे एक कानून के रूप में आपके सामने आने वाली है। ये फिक्स है। कैसे आने वाली है? आप कहेंगे सर आप कौन होते हैं, आपके पास कोई तर्क है क्या? तो जितनी भी होम मेकर हैं, आप खुश होइए, ये बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि 2029 का जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम, यानी नारी शक्ति बंधन एक्ट के साथ होने वाला है, जिसमें कहा गया है कि 1/3 वुमेन पार्लियामेंट में आएंगी। 1/3 यानी जितने पार्लियामेंटेरियन होंगे उनमें 33% आपने आना है। तो जब महिलाएं ढेर संख्या में आएंगी, तो क्या इस हाई कोर्ट के जजमेंट को आप वहां लेके जाएंगी कि नहीं लेके जाएंगी? और हो सकता है कि पुरुष प्रधान जो इंडियन पॉलिटिक्स है, इंडिया क्या वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है, पुरुष प्रधान, मेल डोमिनेंट वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है, इंडिया की भी है, तो क्या पता पुरुष लोग चौका मारने, छक्का मारने के चक्कर में पहले ही ये चीज 2019 के इलेक्शन के पहले ही इस चीज के बारे में सोचना शुरू कर दें, और हो सकता है इसको इंप्लीमेंट कर दें। तब आप कहेंगे कि सुनील सर ने मेरे 2 साल पहले ही, 3 साल पहले ही ये बात कह दी थी कि एक दिन ये सत्य होने वाला है, बिकॉज ऑफ द नारी शक्ति बंधन कानून। ये होने वाला है। तो अब जितनी स्त्रियां, जितनी महिलाएं हैं, आप एकदम मन से प्रसन्न रहिए कि हमारे देश में ये जो डेमोक्रेसी के रक्षक हैं, मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत सुंदर देश है। आप ट्रस्ट करिए, बहुत बहुत और बहुत ताकतवर मुल्क। आज पूरी दुनिया में हर जगह स्ट्रगल है, कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़े हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं। जिस दुबई को लोग दुनिया की सबसे अच्छी जगह बताने लगे थे, आज वो दुबई, आप चिंतन कीजिए, रहने लायक नहीं है अभी फिलहाल की कंडीशन में। और ये कंडीशन आप याद रखिएगा, एज अ जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट, मैं ये बात आपसे कहता हूं कि अभी ये एक लंबा समय जाने वाला है। यानी मिडिल ईस्ट का ये क्राइसिस इतनी जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं, यानी ये एक लंबी समस्या होने वाली है। अब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं, उसके पीछे मेरा लॉजिक है। आज आपने एक डेवलपमेंट देखा, क्या चाइना ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम ईरान के साथ हैं? ये पहली बार हुआ। इसके पहले उसने कहा था कि ऐसा होना नहीं चाहिए, किसी भी सॉवरेन कंट्री में किसी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। बट आज उसका स्टेटमेंट आया है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। अब ध्यान से आप समझना, रशिया यूक्रेन के वॉर में यूक्रेन टिक ना पाता रशिया के आगे, लेकिन रशिया को पूरा सपोर्ट यूएस ने दिया, यूरोपियन यूनियन ने दिया। अब रशिया को मौका मिला है कि ट्रंप ईरान में उलझे, अब इनको उलझा के रखा जाए। नहीं समझ पा रहे हो? यानी अब रशिया इनडायरेक्टली
निंदा तो वो कर ही रहा है, लेकिन अब वो क्या करेगा कि यूएस को भी उलझाएगा मिडिल ईस्ट में, क्योंकि वो भी उलझा हुआ है यूक्रेन में। तो दुनिया इतनी आसान नहीं जितनी हमें दिखाई देती है, इसके पीछे बहुत सारे कर्टेन्स होते हैं, बहुत सारे परत होती हैं, लेयर्स होती हैं, और वही लेयर जो मैं देख पा रहा हूं कि ये समस्या एक लंबे समय तक जाने वाली। तो मैं क्या करता कि जिस दुबई के बारे में था कि ये एक, समझिए एक इंडियन सिटी है, सबसे डेवलप्ड, सबसे सुविधाओं से भरपूर, आज वहां कोई रहना नहीं चाहता। आज वहां के लोग एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। लेकिन आप क्या हिंदुस्तान में एक जगह से दूसरी जगह मस्त होकर के जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? थोड़ी बहुत महंगाई का असर पड़ेगा, इसके अलावा क्या असर पड़ेगा? ये अपना देश है, बड़ा ताकतवर है, और इस ताकतवर देश को बनाने में जो संस्थाएं हैं, उन्हीं में से एक संस्था ने आज आपके बेलन को इकोनॉमिक पार्टनर बोल दिया है। ये आपका जो बेलन है, ये आर्थिक साझेदार है, इकोनॉमिक पार्टनर है दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो ये बेलन की ताकत को किसने बनाया, आप चिंतन कीजिए। तो आप कहेंगे, मैं कहूंगा कि ये जो इंडिया की डेमोक्रेसी के तीन संस्थाएं हैं, तीन पिलर्स हैं, यानी हमारी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यानी जो आप वोट वगैरह करती हैं, तो वोट करने के बाद जो संसद में मोदी जी जैसे लोग आते हैं, और स्टेट में आप जिसको पसंद करती हैं वो लोग आते हैं, यानी जो नियम कानून बनाने का काम करते हैं। दूसरी तरफ है एग्जीक्यूटिव यानी सरकार, और जो आप अपने बच्चों को बनाने के लिए मेरे पास भेजी हैं, यानी आईएएस या पीसीएस, तो ये होते हैं एग्जीक्यूटिव मेरे प्यारे बच्चों और उनकी फैमिली। और तीसरा होता है जुडिशरी यानी न्यायपालिका, जिस न्यायपालिका ने आपके बेलन को ताकत दे दी है इकोनॉमिक पार्टनर कह करके। आपका बेलन अब केवल बेलन नहीं है, केवल रोटी नहीं बना रहा है, ये आपके परिवार को आगे बढ़ाने का एक माध्यम, एक मीन है। इसे स्वीकार कर लिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, यानी जुडिशरी के द्वारा। ये वुमेन इंपावरमेंट की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आप देखेंगे धीरे धीरे इसका कितना बड़ा इंपैक्ट होने वाला, और होने वाला, और होने के पीछे ये मत समझिएगा कि सब लोग बहुत अच्छे हो गए, ना 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 ना, ना। पैट्रियार्की 2020 में यूपीएससी के एसे के पेपर में पूछा गया था कि पैट्रियार्की एक ऐसी इनविजिबल थिंकिंग है, आइडिया है जो दिखती नहीं है, लेकिन सोशल डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी सामाजिक विषमता। तो ये सामाजिक विषमता बढ़ाती है पैट्रियार्की। तो पैट्रियार्की क्या है? पैट्रियार्की को सामान्य शब्द में जो हमारे घर के पुरुष होते हैं वो क्या कहते हैं, हटो तुम्हारे विचार हमें नहीं चाहिए, जो हम कह दिए। यानी एडमिशन अपने बच्चे का करा के आए कहीं, और उसके बाद अपनी पत्नी से कह रहे क्यों ठीक किया? अरे भाई, अब उनके पास मुंडी हिलाने के अलावा कोई ऑप्शन है क्या? आप सोचिए, उनके पास आप एडमिशन करा आए, सारे डिसीजन आप ले आए, उसके बाद कह रहे ठीक किया कि नहीं, तो क्या होगा? पानी देंगे, ठीक। तो जो डिसीजन मेकिंग में, पॉइंट को पकड़ेगा, डिसीजन मेकिंग में जो वुमेन्स का रोल नहीं है, उसी को बोलते हैं पैट्रियार्की का इंपैक्ट। और यही सोशल डिस्क्रिमिनेशन है कि सोसाइटी में दोनों की पॉपुलेशन इक्वल है ना, महिला पुरुष बराबर की संख्या में, लेकिन पुरुषों की ही फैमिली में चलती है, सोसाइटी में चलती है, इंस्टीट्यूशंस में चलती है, कंट्री में चलती है। और इस समय आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में महिलाएं कहीं पर हैं? नहीं है ना। इसीलिए इस जो विश्व की, वर्ल्ड की जो दशा है, कंडीशन है, वो बिल्कुल किस तरीके की हो चुकी, यानी हर तरफ कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट। यूपीएससी ने आपसे पूछा था कि यदि इस दुनिया पर महिलाएं शासन करती तो, पूछा था नहीं पूछा था यूपीएससी ने? तो अगर महिलाएं शासन करती तो यही सारे पॉइंट आपको लिखने। हाँ, तो मैं कह रहा था कि लोग अच्छे नहीं है, पैट्रियार्की आज भी है और पूरी तरीके से एग्जिस्ट करती है हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में, हमारी लीडरशिप में। लेकिन लेकिन ये जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम ना, ये बहुत बड़ा गेम करने वाला है। और मैं आप सब लड़कियों को कह चुका हूं, अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को अच्छे स्पीकर के रूप में डेवलप करो। हर एक राजनीतिक दल को अच्छे उम्मीदवारों की जरूरत होगी। 33% तो फाइनल चुन के आएंगे, लेकिन हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, छोटी भी बड़ी भी, क्या उनको अच्छी लड़कियों की जरूरत नहीं जो यूपीएससी की तैयारी की हो? चिंतन कीजिए आप, प्री निकाला हो, मेंस निकाला हो, बहुत बड़ी वैकेंसी आपके लिए आने वाली है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत मजबूती के साथ तैयार होना है, और यह हाईकोर्ट का डिसीजन उसी दिशा में एक माइलस्टोन है। आई होप आप समझ गए। तो ये विषय है, यानी बेलन की ताकत। तो जो भी आपकी फैमिली में अगर कोई देख रहा है, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत वाला ग्रांड वाला सैल्यूट है, बहुत बहुत नमस्कार पूरे विनम्रता के साथ, कि आपके बिना
कुछ भी संभव नहीं है, आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है अगर आप होम मेकर हैं। क्योंकि जब फैमिली को आप इतने अच्छे से संभालती हैं, तब जाकर के फैमिली में वो मेल हो चाहे पेट्रियार्की की मानसिकता वाले ना हो, तभी जाकर के वो शांति से बाहर काम कर पाते। अगर आप ना संभालें तो शायद कुछ भी संभव ना हो पाए, क्योंकि मन शांत तो सक्सेस आपके हाथ में, अगर मन शांत नहीं तो फिर सक्सेस आपके हाथ में नहीं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिसीजन है मेरी निगाह में, और आपको इस पोजीशन में लाने वाला है। अपने घर में आप ऐसे ही बैठिएगा बेलन लेकर के और कैलकुलेटर पर अपनी सैलरी काउंट करिएगा। ये समय जल्द आने वाला है, और ये कोई एक होता नहीं कि कोई झूठी आशा नहीं है, ये तर्कों पर मैंने एक बात कही है, लॉजिक्स पर कही है, इंट्यूशन भी उसमें मैंने अपना लिया है, इंट्यूशन एंड लॉजिक दोनों के मिक्स से ये मैंने आपको बात कही, और आप देखेंगे कि 2029 तक कहानी बदलने वाली है, और इसकी जरूरत भी हिंदुस्तान को। तो ये आपके सामने। अब आते हैं यूपीएससी के सिलेबस पर, कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्वियस है ये कैसे जा रहा है। तो जीएस पेपर 1 सोसाइटी देख सकते हैं, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अभी आप लोग जाइएगा नहीं, असली चीज अभी बताने जा रहा हूं, थोड़ा आपके बच्चों को पढ़ा दो, ठीक है। आप लोग अभी जाइएगा नहीं, अभी एक बार बच्चों को बता दो, नहीं बच्चे कहेंगे सर आज लग रहा है कि रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। एक मैंने बड़ी लंबी सी कविता बनाई है, वो लंबी सी कविता सुने बगैर किसी को जाना नहीं है। महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन देख सकते हैं, यहां से रेगुलर यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछता है, जैसे पूछा था कि टाइम एंड स्पेस में वुमेन्स के सामने क्या चैलेंज, यानी वुमेन के चैलेंज को आपको दिखाना है। तो वुमेन के चैलेंज क्या है मेरे बच्चे? बहुत सारे चैलेंज हैं, जिसमें पेट्रियार्कल माइंडसेट और फिर उसके बाद उसके जो रिजल्ट होते हैं। जैसे घर का काम आप कर रहे थे तो आपके उस घर के काम को कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं। जो बाहर थोड़ा सा भी कमा के ला रहा है उसके काम को सम्मान नहीं, इज्जत है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के इस डिसीजन ने टाइम और स्पेस में वुमेन के सामने जो चैलेंजेस है उन पर एक मरहम लगाने का काम किया है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न में जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछा था, आगे सब बने हुए हैं, आप एक बार देखना चाहेंगे तो अभी हम लोग देखेंगे कि पेट्रियार्की ने वुमेन, जो वर्किंग वुमेन है या जो घर को संभाल रही, उनकी स्थिति को कैसे इन्फ्लुएंस किया है नेगेटिवली। तो ये हो गया। फिर जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी में आप जाते हैं, ऑब्वियस है, द रोल ऑफ जुडिशरी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो आपके सामने है, ये इस डिसीजन को आप जरूर याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछे कि भाई सोशल जस्टिस में जुडिशरी का रोल, पूछ सकता है कि इंडियन पॉलिटी की बात मैं कर रहा हूं, तो ये सोशल जस्टिस में ये डिसीजन जरूर डालिएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? फिर अब वो मैंने डाला जीएस पेपर 2 में ही, गवर्नेंस की। अब गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसी है जो वुमेन इंपावरमेंट के साथ कनेक्टेड है, वो सारी चीजें आपके सामने है, ठीक है। तो फिर इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, पहली यूनिट है वुमेन इंपावरमेंट को लेकर के, इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में या फंडामेंटल राइट में कहा गया कि नहीं, फंडामेंटल राइट 14, 15 जो किसी भी प्रकार के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, यानी उसको रोकता है। तो इसलिए मैंने पहली यूनिट भी लगा दी है। फिर सोशल जस्टिस में आप देख सकते हैं सिलेबस है ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। तो महिलाएं इससे एक बेहतर रिसोर्स के रूप में अपने आप को पाएंगे, अभी तक वो रिसोर्स के रूप में अपने आप को पाती नहीं। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, इसमें जो लड़के हैं, जब आपकी शादी हो यार ना, अगर आप अपनी पत्नी को देखो, हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी अगर आप परफेक्ट खोजेंगे ना, तो कुछ परफेक्ट होता नहीं इस दुनिया में। ध्यान से समझिएगा। अब ये बात याद आ गई तो मैं आपके सामने रख देता हूं कि जो लड़के, जब आप शादी वगैरह करिए ना यार, तो स्वाभाविक रूप से आपकी पत्नी अगर बहुत ज्यादा नहीं भी जानती है, जरूरी नहीं कि वो आईएएस, आप आईएएस की तैयारी करें तो उसकी भी थिंकिंग उस लेवल या उस ओर की हो सकता है, उसकी कुछ अपनी विशेषता हो, कुछ उसका अपना स्पेशल हो। तो आपका काम होता है उसको पुश करना, उसको आगे बढ़ाना, ठीक है। क्या करना? उसको आगे बढ़ाना। इसका एडवांटेज आपको मिलता है कि आप फ्री होते हैं। जैसे मैं हूं, मुझे पता ही नहीं कि मेरे घर में क्या हो रहा है, ना मुझे घर की किसी सामान से मतलब, ना मुझे इससे मतलब है कि ड्राइवर कहां गया, ना इस चीज से मतलब है कि इंटीरियर हो रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट एवर, कैसे, कुछ भी, मुझे कुछ फर्क
पता नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे अकाउंट में, ऑब्वियस सब चूंकि फाइनल मेरे ही पास आता है जब सीए लेके आता है, मुझे ये भी नहीं पता क्या है क्या नहीं है, कहां क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो जब आप, चाहे किसी को कुछ आता हो ना, आप थोड़े समय में उसको सिखा सकते हैं और उसके बाद फिर आपकी जो फ्रीडम है ना गुरु, उसको आप ऐसा एंजॉय करते हैं ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता घर में क्या है क्या नहीं, मुझे पता है कि सब कुछ ठीक होगा। तो ये आपके अपने सुकून के लिए होता है कि आप अपने पार्टनर को एम्पावर करें। एक चीज, और ये कोई आइडियल नहीं बता रहा हूं आपके सामने, मैं अपना एग्जांपल कि मैं इतना, आप सबको पता, आपको पढ़ाता भी हूं, सब कुछ है, मैं अपने गेम्स भी खेल, मतलब क्या ही मैं नहीं करता हूं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्यों? बिकॉज आपकी मैंने एक सिस्टम बनाया, वही आप लोगों को भी करना है। नहीं तो फिर वही होगा, एक कौन सा नाटक में आप सबके सामने बताता हूं, मोहन राकेश, इंडिया के बहुत बड़े साहित्यकार, आधे अधूरे नाटक। आधे अधूरे नाटक में क्या है कि जब उस महिला सावित्री की शादी महेंद्र नाथ से होती है, तो उस सावित्री क्योंकि बहुत एडवांस होती है, बहुत मॉडर्न होती है, तो उसको लगता है यार ये महेंद्र नाथ, जबकि वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, सावित्री के पास भी जॉब थी, दोनों की लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी, बच्चे उनके हो गए, लेकिन उसको लगा कि यार ये जो महेंद्र नाथ है, सावित्री ही नाम है ना, मैं थोड़ा सा, महेंद्र नाथ तो एग्जैक्ट, हाँ सावित्री ही है, फिर भी उसको ठीक कर लीजिएगा, अगर सावित्री की बजाय सुनीता हो, वो एक पात्र आप समझिएगा, वुमेन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। तो सावित्री को ये लगा कि महेंद्र नाथ स्मार्ट नहीं है, और फिर वो क्या करती है कि महेंद्र नाथ के जो दोस्त होते हैं उनके साथ कनेक्ट होती है, फिर ऐसे ही करके वो एक दलदल में फंसती चली जाती, वो हर जगह एक कंप्लीट महेंद्र नाथ खोजना चाहती है, और उस चक्कर में उसकी उसकी अपनी फैमिली, उसकी अपनी जो फैमिली लाइफ है, वो पूरी तरीके से रुइन या बर्बाद हो जाती है। इनफैक्ट एक जिसके साथ उसका अफेयर रहता है, वो उसकी बेटी के साथ, उसकी डॉटर के साथ भी अफेयर कर लेता है और भगा के लेके घर से चला जाता है। क्योंकि फैमिली डिस्टर्ब, तो सभी कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। और जब नाटक खत्म होता है अंत में, तो इसी बात पे खत्म होता है, सावित्री सोचती है आंखें बंद किए हुए कि इस दुनिया में जितने भी मर्द हैं वो सब महेंद्र नाथ हैं। सोचिए कितना बड़ा सच, आधे अधूरे, यानी इस दुनिया में जितने भी मर्द हैं वो सब महेंद्र नाथ हैं। मींस उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये जीवन आधा अधूरा होता है, इसमें कंप्लीटनेस या पूरा ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, इसी आधे अधूरे के थ्रू आप अपनी जर्नी को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। समझ में आया? तो ये चीज, ये सीखना चाहिए हम लोगों को, तब जा करके आप आगे बढ़ पाते हैं, आप अपनी लाइफ में जो चाहें आप उसको कर सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आप वही ढूंढिए कंप्लीटनेस, और कंप्लीटनेस के चक्कर में आपका जो अपना सिस्टम है ना, एंटीना, वो एंटीना हमेशा क्या रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा, तो फिर आप गए, फिर तो आपके पास यू हैव नो चांस। तो ये महत्वपूर्ण है, वुमेन इंपावरमेंट, ठीक है। और एथिक्स, जीएस पेपर 4 एथिक्स में वुमेन यानी जो हमारी फैमिली, हमारी जो सोसाइटी, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे वैल्यू कैसे इनकलकेट होता है वुमेन इंपावरमेंट को लेकर के, इस पर भी आपसे प्रश्न पंडिता रमाबाई और उनका रोल, ये सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो ये भी टॉपिक आपके सामने आता है, और ऐसे की तो मैं गिनती नहीं कर सकता हूं, मतलब इतने ऐसे जिसका कोई लिमिट नहीं। यूपीएससी का फेवरेट है वुमेन इंपावरमेंट। सोचो यूपीएससी कितना आसान है, एक टॉपिक आप केवल उड़ा दीजिए, एक टॉपिक वुमेन इंपावरमेंट पकड़ लीजिए, एक इन्वायरमेंट बहुत अच्छा सा कर लीजिए, आप देखिए डायरेक्ट ऐसे आपको मिल सकता है। और फिलोसफिकल ऐसे मैं अच्छा कराता हूं, इसलिए आप लोग को उसमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं। तो बहुत सारे ऐसे, आइए देखते हैं पहले सारे क्वेश्चंस। अब देखिए आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं, 2024 में आपसे क्या पूछा, और ये डिसीजन कैसे इन क्वेश्चंस में आ रहा है, क्या कह रहा है, जेंडर इक्विटी और वुमेन्स इंपावरमेंट, इनको पहले डिफाइन करो, और आपको यह बताना है कि हमें कोई भी प्रोग्राम गवर्नमेंट अगर इंट्रोड्यूस करती है तो उसमें जो वुमेन कंसर्न है, लैंगिक सरोकार, उसको कैसे ध्यान रखना है, यानी महिलाओं का विशेष ध्यान रखना है हर एक प्रोग्राम में, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो आज का टॉपिक क्या है, दिल्ली हाईकोर्ट का जो डिसीजन है वो क्या कर रहा है, जेंडर इक्वलिटी और जेंडर इक्विटी के लिए है कि नहीं, इससे वुमेन इंपावर होंगी कि नहीं, तीनों चीजें हो रही कि नहीं हो रही। अब आप में से किसी बच्चे के मन में आ सकता है, सर ये जेंडर इक्वलिटी और इक्विटी, ये सर ये थोड़ा सा ये माइनर, ये क्या है सर,
कितने बच्चों के मन में, हालांकि मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं, अगर नया बच्चा हो तब तो ठीक है, पुराना बच्चा बोलेगा तो यहीं से समझ लो कि ये बहुत रोज से डंडा उठा नहीं है, पीले वाला। ठीक है, बताएं मुझे आप, क्लियर है सबको? लैंगिक समानता, लैंगिक समता, तो जेंडर इक्वलिटी और जेंडर इक्विटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। मेरे बच्चे, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। यानी अगर वो एससी कैटेगरी से है, जनरल है, ओबीसी है, तो सबके साथ हम एक जैसा व्यवहार करेंगे। यानी रिजर्वेशन, रिजर्वेशन क्या है? इक्वलिटी के लिए लाया गया। यानी उसमें एससी कैटेगरी की जो वुमेन है उसमें सबको मिल रहा है, चाहे कोई बहुत रिच फैमिली से हो या जो मार्जिनल सोसाइटी यानी जो बहुत गरीब परिवार से हो, सबको मिल रहा है। इक्विटी का मतलब क्या हो जाता है कि सबकी परिस्थिति, उनकी अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग जब हम उनको रिजर्वेशन दें। ठीक है, जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर की जब बात कर दी जाएगी तो वो इक्विटी है, यानी रिजर्वेशन इक्विटी के साथ आ रहा है, भैया उनको नहीं मिलेगा, जो सक्षम है उनको मिलेगा, जिनको नीड है। तो इक्वलिटी, इक्विटी और इंपावरमेंट, तो ये जो हाईकोर्ट का डिसीजन है, अगर ये इंप्लीमेंट किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा लीगली, कानून बना करके, और होम मेकर्स को एक स्टेटस दिया जाए कि वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेटर हैं, आर्थिक रूप से वो परिवार की इनकम में बड़ी भूमिका निभा रही हैं, और इसके लिए उनको एक वेज, उनको एक वेतन मिले, उस वेतन में गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करे, बीइंग अ वेलफेयर स्टेट, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके ऊपर लाइबिलिटी दी है कि नहीं? आर्टिकल 36 से लेकर के आगे आप देखेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है कि नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सोशल जस्टिस वर्ड यूज किया गया है, वर्ड किया गया है कि नहीं? तो स्वाभाविक रूप से यह चीज आपको डालनी है। तो अगर ऐसा होता है तो एक मजबूत स्थिति बनती है और वुमेन इंपावर होंगी। क्लियर हो गया? तो यहां पर भी आ रहा है, कोई भी टॉपिक आप उठाते हैं, फिर आपसे पूछा है कि अब देखो शादी के बारे में पूछा कि क्या जो मैरिज है वो आधुनिक भारत में अपना जो एक 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 संस्कार के रूप में अपना मूल्य खो रहा है, विवाह। तो विवाह को और बेहतर अगर हम बनाना चाहते हैं तो दिल्ली हाईकोर्ट के इस डिसीजन को लीगल स्टेटस देना है, और उस लीगल स्टेटस में परिवार की इनकम में गवर्नमेंट की भागीदारी, महिला के अकाउंट में एक पैसा, जो पैसा जा रहा है, जो अभी कहां जा रहा है, अभी चुनाव में इलेक्शन के समय जा रहा है उनके खातों में, उसको हमें वुमेन एम्पावरमेंट नामक एक अकाउंट में डालना है। आई होप आप समझ गए। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को देखनी है, जिन पर आप लोगों को काम करना है। फिर देखिए, कोई नई चीज होती है, गिग इकोनॉमी चर्चा में थी, यही प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, यानी जो आप देखते हैं जोमेटो स्विगी वाले, प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स इसको कहते हैं, चर्चा में थी कोविड के टाइम पर खूब, यूपीएससी ने उठा के 2021 में क्वेश्चन पूछा। फिर वही जो मैंने आपसे कि टाइम एंड स्पेस में वुमेन के सामने क्या चैलेंज, उसको कैसे दूर किया जाता है, दूर किया जा सकता है, तो दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन इसमें भी एक बढ़िया कंटेंट, मतलब एक अच्छे एग्जाम्पल के रूप में आकर के लगेगा। फिर देख सकते हैं, यानी वर्किंग वुमेन जो भी है, चाहे वो घर का काम करें या बाहर का काम, पेट्रियार्की उनको कैसे नेगेटिवली इंपैक्ट करती है, पुरुषवादी मानसिकता, और कैसे दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन इस पेट्रियार्की माइंडसेट को ब्रेक करेगा बहुत बड़े लेवल पर। क्या आपको लगता नहीं कि पेट्रियार्की के माइंडसेट को यह दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन ब्रेक करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन अगर इसको, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या हुआ था, एक आंदोलन बन गया था, हर जगह, ट्रक पे, बस पे, गाड़ी में, कहां कहां, दीवालों पे, हर जगह। तो अगर इस पर डिस्कशन हो, इसको अच्छे अच्छे लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करेंगे, दिल्ली हाईकोर्ट के इस डिसीजन को, इस फैक्ट को कि जो होम मेकर है वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेटर है, आप चिंतन कीजिए किस लेवल पर ये वुमेन के मोराल को स्ट्रांग करेगा। क्योंकि देखो, जीवन केवल ये नहीं होता कि कौन उत्पादन करता है, कौन उत्पादन नहीं करता। आप ट्रस्ट करिए, ये जो एक होता ना डिग्निटी, गरिमा, उस गरिमा का अगर सम्मान नहीं है ना, तो मनुष्य का जीवन बॉस मिलता एक ही बार है। उस स्त्री ने भी जन्म लिया है, जिस स्त्री के गर्भ से हम सब निकले हुए, अगर उनको हम वो सम्मान नहीं दे पा रहे, किस चीज का, इक्वलिटी का सम्मान,
तो जीवन तो एक ही है ना, पूरा जीवन। जिस इक्वलिटी के लिए आप अपने ऑफिस में झगड़ा कर लेते हैं, अपने बॉस से भिड़ जाते हैं, जॉब को छोड़ने की बात कहते हैं, रिजाइन करने की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको सम्मान आपके ऑफिस में नहीं मिला, हम नहीं करेंगे। स्पोर्ट्समैन संन्यास ले लेते हैं कि हमें सम्मान नहीं मिला, हम आप नहीं खेलेंगे। वही चीज उस महिला के साथ आप महसूस कीजिए कि क्या पूरा जीवन भर आप उससे उसके वर्क को सम्मान दे पाए। इसलिए ये डिसीजन बहुत बहुत गहरा है अकॉर्डिंग टू मी, और इसका एनालिसिस हम लोग बहुत डीपली करेंगे भी अभी। ठीक है, फिर देखो आप 2021 में फिर पूछा पैट्रियार्की, और पैट्रियार्की महिलाओं की स्थिति को कैसे, पैट्रियार्की यानी पितृ सत्ता, यानी कि पुरुषवादी मानसिकता की इस प्लेनेट में जो वुमेन है वो सेकेंडरी है, मेल सब कुछ है, यही डोमिनेट करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सारे सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स, सामाजिक पूंजी सशक्तिकरण। ये सामाजिक पूंजी क्या है? जब हम महिलाओं के काम को सराहना करेंगे, इसे हम कहते हैं सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल। तो ये, और इससे कैसे वुमेन इंपावर होंगी? आपसे यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है, तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये डिसीजन ये महिलाओं को एज अ कैपिटल एंडोर्स कर रहा है, उनको मान्यता दे रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 2023 में फिर पूछा, देखिए जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट, जीएस पेपर 4 में आपसे पूछा कि वुमेन को अवेयर करो, क्योंकि अगर वुमेन आगे बढ़ेगी तो परिवार आगे बढ़ेगा, गांव आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने तो परिवार को आगे बढ़ा दिया है। अब अगर उन्होंने परिवार को आगे बढ़ा दिया है तो स्वाभाविक है अब गांव और देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए जरूरत है लोगों को जगाओ। लोगों को किससे जगाओ? दिल्ली हाईकोर्ट के इस डिसीजन से जगाओ मेरे प्यारे बच्चों। फिर 2020 में पैट्रियार्की इज द लीस्ट नोटिस येट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल द वर्ल्ड। ठीक है, तो महिलाओं को ताकतवर बनाइए, और वो ताकतवर जरूरी नहीं कि ऑफिस के काम में हो, घर के काम में भी उनको आप रिकॉग्नाइज करो। 2017 फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया इज अ मिथ। नए युग की नारी जो अपने अधिकारों के बारे में जानती है, जो पढ़ी लिखी है, कह रहा है कि मिथ है, वो इंपावर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए उनको इंपावर करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का यह डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी, नॉट एज अ डेस्टिनेशन। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, ना कि एक गंतव्य के रूप में। जीवन एक यात्रा है, डेस्टिनेशन नहीं। तो वुमेन एम्पावरमेंट की यात्रा में दिल्ली हाईकोर्ट का यह डिसीजन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें वुमेन एम्पावरमेंट की यात्रा के एक अच्छे पड़ाव के रूप में इसे देखना चाहिए, एक अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में इसे देखना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके सामने आई हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं इस पर विस्तार से आप सबके साथ चर्चा करूंगा इस टॉपिक पे। क्लियर है बेटा? क्लियर हो गया भाई? एनी डाउट किसी बच्चे को? कर लेंगे अब इसमें इसमें अब कुछ है नहीं, यानी दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गृहिणी की भूमिका का, ठीक है ना, मैरिज एज अ पार्टनरशिप, हाउ द दिल्ली हाई कोर्ट रिफ्रेम द होम मेकर्स रूल, आपके सामने आता है। तो जो कविता है वो पहले मैं आपके सामने रख दूं, एक बड़ी सी मैंने कविता बनाई है, और फिर कविता का टाइटल है मैं निर्भर नहीं मैं धुरी हूं। कविता का जो टाइटल है वो है मैं निर्भर नहीं मैं धुरी हूं। और अब इसको आप लोग जरा सुनिएगा। मत कहो मुझे अबला, मत कहो मुझे अबला, मत आंको मुझे रसोई की सीमाओं में। ये पूरी कविता समझिए, ये पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट करा दे रहा है। मत कहो मुझे अबला, मत आंको मुझे रसोई की सीमाओं में, मैं अग्नि हूं, मैं शक्ति हूं, मैं घर की जड़ों की गहराइयों में हूं।
मैं अग्नि हूं, मैं शक्ति हूं, मैं घर की जड़ों की गहराइयों में हूं। तुमने देखा मुझे चूल्हे पर, तुमने देखा मुझे चूल्हे पर क्या देखा मेरे श्रम का विस्तार। तुमने गिना अपनी कमाई को, पर क्या गिना मेरा त्याग अपार। तुमने गिना अपनी कमाई को, पर क्या गिना मेरा त्याग अपार। मैंने ही तो समय को साधा, मैंने ही तो समय को साधा, मैंने ही स्वप्नों को आकार दिया, मैंने ही संतानों के भविष्य में चरित्र का अमृत संचार किया। तुम रणभूमि में विजेता थे, पर किला मैंने संभाला था। तुम ऊंचे शिखर चढ़े अगर, तो पग पग मैंने संभाला था। तुम ऊंचे शिखर चढ़े अगर, तो पग पग मैंने संभाला था। सुनो सुनो, आज स्पष्ट वचन मेरा, अब युग बदलेगा, विचार बदलेंगे। न्याय के मंदिर ने, जुडिशरी दिल्ली हाईकोर्ट ने, न्याय के मंदिर ने उद्घोष किया, न्याय के मंदिर ने उद्घोष किया। अन्याय के स्वर अब थर्राएंगे, अन्याय के स्वर अब थर्राएंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है गृह कार्य भी श्रम है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है गृह कार्य भी श्रम है। कमाने की क्षमता और कमाई दो भिन्न लेकिन दोनों ही सत्य हैं। कमाने की क्षमता और कमाई दोनों सत्य लेकिन दो भिन्न सत्य हैं, और दोनों ही सत्य हैं। यह शब्द नहीं, यह जो कहा कि कमाने की क्षमता और कमाई दो भिन्न सत्य हैं, दोनों हैं, यानी महिलाओं में कमाई की क्षमता है, कमा नहीं रही क्योंकि वो घर संभाल रही हैं। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है, फिर से कोट कर रहा हूं, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है गृह कार्य भी श्रम है, कमाने की क्षमता और कमाई दो भिन्न सत्य है, कमाने की क्षमता और कमाई दो भिन्न सत्य है। यह शब्द नहीं, यानी जो हाई कोर्ट के शब्द, यह शब्द नहीं होता ना, पेन इज माइटर देन शॉर्ट, शब्द दो धारी तलवार से ज्यादा तीक्ष्ण होते हैं। शब्द, वर्ड इज शार्पर, किससे? टू एज्ड स्वॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो फिर से दिल्ली हाईकोर्ट ने जो बात कही तो उसको कहा इस कविता में कि यह शब्द नहीं, यह वज्र है जो जड़ सोच पर गिरता है, जड़ सोच यानी पेट्रियार्की पर गिरता है। यह निर्णय नहीं, यह क्रांति है जो अदृश्य श्रम को, इनविजिबल लेबर को दीप्त करता, दीप यानी लाइट, यानी उसको प्रकाश देता है। मैं निर्भरता की छाया नहीं, मैं निर्भरता की छाया नहीं, मैं पार्टनरशिप साझेदारी की ज्योति हूं, मैं दया की याचक नहीं, मैं अधिकारों की संहिता, कोड ऑफ राइट्स की मूर्ति हूं, मैं अधिकारों की संहिता, कोड ऑफ राइट्स की मूर्ति हूं। फिर से सुनिएगा, यानी स्त्री कह रही है दिल्ली हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद कि मैं निर्भरता की छाया नहीं, मैं साझेदारी की ज्योति हूं, मैं दया की याचक नहीं, मैं अधिकारों की संहिता की मूर्ति हूं। और अब आते हैं जरा फिर से इस बेलन पर, क्योंकि अगर बेलन को मैंने नहीं कराया तो फिर एक अच्छा साहित्यकार होने का मेरा जो आधार है वो कमजोर हो जाएगा। यह बेलन, अब इस पे आइएगा, यह बेलन अब प्रतीक मात्र नहीं, यह बेलन अब प्रतीक मात्र नहीं है, यानी केवल सिंबल नहीं है। यह बेलन अब प्रतीक मात्र नहीं, यह श्रम सम्मान का घोष है, यह श्रम के सम्मान का घोष है। यह कहता है, क्या कहता है? यह कहता है मैं अदृश्य नहीं, मैं अदृश्य नहीं, मैं अर्थव्यवस्था की धुरी हूं। कौन? बेलन। और मैं घर की धड़कन, मैं श्रम की स्वाभिमानी ध्वनि हूं, मैं श्रम की स्वाभिमानी ध्वनि हूं। अब धौंस मत दिखाओ मुझ पर कि मैं कमाता हूं, अब धौंस मत दिखाओ मुझ पर कि मैं कमाता हूं। मैं मौन नहीं रहूंगी, मैं गृहिणी भर नहीं, मैं आर्थिक साझेदार हूं, यानी स्त्री कह रही कि मैं इकोनॉमिक पार्टनर हूं, मैं आर्थिक साझेदार हूं, मैं समानता का उद्घोष हूं, मैं न्याय की प्रखर पुकार हूं। और याद रखो, फिर कहती भी है, और याद रखो जब इतिहास लिखा जाएगा तो घर की दीवारों पर भी मेरे श्रम का नाम उभरेगा। मैं निर्भर नहीं, मैं धुरी हूं, मैं छाया नहीं, मैं सूर्य की अग्नि हूं। क्या हूं? मैं छाया नहीं, मैं सूर्य की अग्नि हूं। कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? जरूर बताएं ये कविता।
अगर मजा आ गया तो फिर आनंद की अनुभूति कीजिए। और ऐसे ही यूपीएससी को उड़ा दीजिए। अब इस पूरी कविता को आप कहीं पर भी बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं आप अपने लिए, जो है। ठीक है, कर पाएंगे भाई? हाँ, तो आप लोग अपनी मम्मी को ये कविता जरूर सुनाइएगा, तभी आएगा मुझे मजा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा टॉपिक यहां पर आपके सामने दिया गया, आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसको एक बार मैं पूरा समराइज कर देता हूं, पूरे डिसीजन को, और इसको आप अच्छे से मेमोराइज करिए और अपने अपने घर परिवार को याद करते हुए एक ही चीज, बस केवल सोचिए आंख बंद करके। इस लेक्चर को आज आप पढ़िए मत, यहाँ पर सारा कंटेंट है एक एक नंबर का, वो सारी चीजें आपको देखने की जरूरत नहीं, बस आपको सोचना है। सोचिए एक दिन घर का पूरा काम रुक जाए, खाना ना बने, बच्चों की देखभाल ना हो, बुजुर्गों को दवा ना मिले, बजट ना बने, तो क्या केवल बाहर कमाने वाला व्यक्ति परिवार की आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रख पाएगा? आपका उत्तर होगा नहीं। यही प्रश्न दिल्ली हाई कोर्ट के सामने था, और ये देख सकते हैं द केस बिफोर द कोर्ट। और उसी केस में न्यायालय ने कहा कि गृह कार्य भी श्रम है, और कमाने की क्षमता तथा वास्तविक कमाई दो अलग बातें हैं। और यह उनका कहना मैरिज, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन और सोशल जस्टिस के लिए एक नया दृष्टिकोण, एक नई अप्रोच विकसित कर देता है। समस्या की पृष्ठभूमि को थोड़ा सा समझते हैं। भारतीय समाज में अक्सर विवाह के बाद क्या होता है, नंबर 1, ये अपेक्षा की जाती है कि महिला अपनी जॉब छोड़ दे। उसके घरेलू कार्य को क्या माना जाता है? उसकी ड्यूटी माना जाता है, कार्य नहीं माना जाता। पॉइंट को पकड़ेगा, ड्यूटी है, वो तुमको करना ही, वो वर्क नहीं है। और फैमिली में इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन केवल इस आधार पर होता है कि तुम कमा रहे हो, यानी कितना लेके आ रहे हो। तो इनकम को ही इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन का एक स्केल, एक मेजरमेंट समझा जाता है। लेकिन जब वैवाहिक विवाद उत्पन्न होते हैं, तब वही तर्क सामने आता है कि वह शिक्षित है, यानी महिला काम कर सकती, इसलिए भरण पोषण क्यों? और यहीं से एक जुडिशियल डिस्कशन स्टार्ट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो पूरा केस था आपके सामने है कि एक स्त्री थी, उनके पति विदेश यानी कुवैत में काम कर रहे थे, और उनकी इनकम लगभग 5 लाख प्रति माह थी, यानी कि पर मंथ 5 लाख रुपए वो कमाते थे। पत्नी एजुकेटेड थी, परंतु उसको अपनी शादी और एक बच्चे की देखभाल के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी थी। अब इस पर यह मामला सबसे पहले ऑब्वियस है, लोअर कोर्ट से स्टार्ट हुआ। तो हाई कोर्ट के पहले जब ये लोअर कोर्ट में केस गया, तो लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई महिला पढ़ी लिखी है, सक्षम है, इसलिए उसे स्वयं काम करना चाहिए, उसे जो भी गुजारा भत्ता वगैरह मिलना था वो नहीं मिलेगा। पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उसी केस में सुनवाई करते हुए क्या कहा कि केवल कमाने की क्षमता पर्याप्त आधार नहीं है। वास्तविकता देखनी चाहिए कि उन्होंने अपने करियर में कब ब्रेक लिया, और समय के साथ जो उन्होंने सीखा है, क्या वो स्किल उनके पास मौजूद है, बाजार में क्या वो कॉम्पिटिटिव रूप से जॉब पा पाएंगी, कमा पाएंगी, ये सब भी देखना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और इसी के बेस पर जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। आप कहेंगे सर ये जो डिसीजन दिया है, क्या इसके पीछे कोई लीगल व्यवस्था भी है, यानी कोई कानून भी है? हम कहेंगे हाँ भाई, एक कानून है, और उस कानून का नाम है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जो आपको यहां पढ़ने को मिलेगा। उसका सेक्शन 125, जिसे अब भारतीय न्याय संहिता कहते हैं, बीएनएसएस का सेक्शन 144, और दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक है, इन दोनों कानूनों का उद्देश्य महिला को डिग्निटी यानी गरिमा के साथ जीवन सुनिश्चित कराना है मेरे प्यारे बच्चों। इसी विषय पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, न्यायालय ने कहा कि यही
इकोनॉमिक पार्टनर है कि जहां दो लोगों में से एक जीवन साथी बाजार में इनकम अर्न करता है और दूसरा घर को संभालता है, वहां पर फैमिली की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जब बनती है तो ये दोनों के योगदान से ही संभव हो पाती है। और यह सुप्रीम कोर्ट का जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, ये मैरिज को आश्रय संबंध, आश्रय यानी कि स्त्रियां आश्रित होती हैं अपने पति के ऊपर, आश्रय संबंध से हटा करके साझेदारी के मॉडल को आगे बढ़ाता है, याद रखिएगा। ठीक है। अब यहां पर उनके दो टर्म जो उन्होंने कहे वो काफी चर्चा में रहे, जिन पर आपको बहुत अच्छे से एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, जो आपको न्यूज वाले सेक्शन में मैंने बताया था। ठीक है। कैपेसिटी टू अर्न एंड एक्चुअल अर्निंग, इस डिसीजन में ये दो टर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन पर आपको एक अच्छी समझ होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो कैपेसिटी टू अर्न का मतलब क्या होता है, यानी आपकी क्षमता है कि आपके पास डिग्री, आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपके पास है, और उस डिग्री के बेस पर आपको एक रोजगार मिल सकता है। ठीक है। ये होता है कैपेसिटी। एक्चुअल अर्निंग का मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास डिग्री तो है, लेकिन क्या उस डिग्री के बेस पर आज के समय में आपने जब नौकरी छोड़ी थी, आपने कोई अपना स्किल वगैरह डेवलप नहीं किया, तो क्या आप उस डिग्री के बेस पर आप आज के समय बाजार में कॉम्पिटिटिव रहेंगे, आपको रोजगार मिलेगा? ये दो बातें उन्होंने, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने डिस्कशन में कही। तो न्यायालय ने ये स्वीकार किया कि अगर एक लंबे समय तक कोई महिला अपने करियर को रोकती है तो बाद में उसको नौकरी मिलना कठिन होता है। यही है कैपेसिटी टू अर्न एंड एक्चुअल अर्निंग। क्योंकि समय के साथ आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंज, जो स्किल आज के 10 साल पहले आपने सीखा था, जैसे कंप्यूटर, क्या एआई ने कंप्यूटर की धज्जी उड़ा दी कि नहीं? तो टेक्नोलॉजिकल चेंज स्किल को इरेलीवेंट बना दे रहे हैं समय के साथ। तो 10 साल पहले, 5 साल पहले, 8 साल पहले जो स्किल था, क्या उसके बेस पर आप मार्केट में रोजगार पाएंगे? इसके अलावा एज भी एक समस्या होती है समय के साथ। तो ये बातें दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस की और इसलिए उन्होंने कहा कोई भी जस्टिस, जो लोअर कोर्ट की तरफ से दिया गया है, उन्होंने कहा कि कोई भी जस्टिस केवल अनुमान पर नहीं देना चाहिए, एस्टिमेट पर नहीं कि हाँ इन्होंने डिग्री ली, इनको रोजगार मिल जाएगा, नहीं, वो रियलिटी पर, वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए। और यह जो डिसीजन है स्वाभाविक है, दोनों कानून मैंने आपको बता दिए, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, और अब उसी को भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 144। तो ये बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद आता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ कहता है वुमेन इक्वलिटी के बारे में? जी हाँ, आर्टिकल 14 आपको नोट्स में आगे जा करके मिलेगा। आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है। आर्टिकल 15(3) वो वुमेन्स के लिए स्पेशल प्रोविजन की व्यवस्था करता है। और आर्टिकल 39D डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, वह वुमेन के लिए इक्वल वेज यानी समान वेतन की बात करता है। और सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, जो हमारी प्रियम्बल में है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, वो भी वुमेन इंपावरमेंट को लेकर के इस प्रकार की व्यवस्था करने की एडवोकेसी या वकालत करता है। यानी महिला का भरण पोषण दया नहीं है, वो समानता का साधन है, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुनिश्चित कर देता है मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है कि इस डिसीजन की इंपॉर्टेंस क्या होगी, यानी इसके सोशियो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस क्या है? क्या है सोशियो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस, यानी सामाजिक आर्थिक महत्व इसका क्या है? इसको जरा समझिएगा इस डिसीजन को। जैसे अगर हम इंडिया में वुमेन्स को देखें तो मेल्स के कंपेयर में, यानी पुरुषों की तुलना में कई गुना ज्यादा वो घर का काम करती हैं, जिसके लिए उन्हें कोई पेड सिस्टम के साथ नहीं जोड़ा गया। यानी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार का ही टाइम यूज सर्वे कहता है। यानी टाइम यूज सर्वे हमें बताता है कि जो डोमेस्टिक लेबर है, घरेलू श्रम का, जिसका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक वैल्यू होता है, आर्थिक मूल्य है, बट पुरुषों की तुलना में महिलाएं बहुत ज्यादा काम करती, जिसके लिए उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता। और टाइम यूज सर्वे का ये जो डेटा है, जो ये हमें दिखा रहा है
कि जो भी घर का काम होता है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप कैसे कपड़े की सफाई, आप एक मेड रखिए किसी भी बड़े शहर में। मैं आपको बताता हूं, एक एक मेरा अपना डेटा मैं आपके सामने रखता हूं। मेरा मतलब, मेरा नहीं मतलब, जो मैं अभी अगर एज्यूम करूं तो एक महिला है, यानी घर में, जैसे मान लीजिए आपकी मदर, ठीक है, आपकी सिस्टर या आप खुद, क्योंकि कई लड़कियां हमारे यहाँ जो हैं जो शादी शुदा है और वो पढ़ाई भी कर रही है और घर का काम भी कर रही है। ऑनलाइन की यही सबसे अच्छी खूबी है कि सबको मौका मिल देता है। अब यहां से आप देखिए, सुबह उठना, यानी एक मेड अगर आप 24 आवर की रखते हैं तो मुझे पता है कि दिल्ली में 24 आवर की जो मेड होती हैं, इनका जो मंथली, अगर वो आपके लिए काम कर रहे हैं तो इनका मंथली मिनिमम 30K है। मिनिमम 30K है, ये मान लीजिएगा जो ठीक ठीक घरों में काम करें, मिनिमम 30K। और अगर वो मतलब ऑब्वियस है आप क्या आ रही हैं, फिर उसके बाद कहीं और भी करें तो उनका है लगभग 14 to 15K। अब आप सोचिए कि आपका फुल मेड के बिना काम चलेगा आपकी फैमिली का, यानी सुबह उठते ही चाय पानी से कहानी स्टार्ट होती है, फिर ब्रेकफास्ट, फिर बच्चों को तरह, ये मैं मेड मेड आपके बच्चों को नहीं तैयार करेगी। ये मैं उसकी बात कर रहा हूं जो घर का सारा काम होगा, यानी कि चाय बनाने से लेकर के और सफाई, ये सारा काम। हालांकि इसमें भी लोग कई कई रखते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल खर्चा निकाल रहा हूं। अब आप देखिए, यानी मेड हो गया जो आपका सफाई और फिर जो भी खाना पीना ब्रेकफास्ट ये सब तक का। फिर दूसरा क्या होता है, बच्चों की मेड, ठीक है ना। अब बच्चों को तैयार करना, उनके लिए हर चीज व्यवस्थित करना, उन्हें स्कूल तक ले करके जाना या स्कूल बस तक ले करके जाना, किसी भी प्रकार से उनका दोपहर का टिफिन तैयार करना। तो इस अगर आप इसके लिए एक अलग आया जो होती है अगर उनको रखते हैं तो उनका भी लगभग लगभग ऐसे ही 20 से 25 हजार, ये मैं मिनिमम मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, ये उनका मैं, तो 20 से 25 हजार आप इनका रख लीजिए, ठीक है। यानी 2 सैलरी आपके सामने। फिर आप देखेंगे जो कपड़ा धोने वाले होते हैं, बच्चे गए, हस्बैंड गए, उसके बाद फिर महिलाएं लेकर के कपड़ा शुरू हो गई। वॉशिंग मशीन है तो भी, नहीं है तो भी समस्या आपके सामने क्या है। तो कपड़ा धोने वाला अगर साल भर का मतलब महीने भर का कपड़ा धोना और प्रेस करने की कीमत, कपड़ा प्रेस आजकल भैया 5 6 7 8 रुपए में, 9 रुपए में एक कपड़ा प्रेस होकर के मिल रहा है, यानी वहां पर भी इन्फ्लेशन तगड़ा हो चुका है। आप सोचिए कि आपका कपड़ा धुलना प्रेस करना लगभग 15 से 25 हजार के बीच में फैमिली के साइज के हिसाब से हो जाता है। उसमें शूज वगैरह भी धुलना है, सॉन सॉन क्या क्या करना है। अब जरा आप देखते जाइएगा। और उसके बाद जो, ये तो बच्चों, जो एल्डर, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल करना, उसके लिए अलग से लोग अब रखे जाते हैं, यानी उनकी देखभाल का भी 10 से 20 हजार रुपए अगर हम मिनिमम रख लें, ये मोटा मोटी मैं रख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। अब सबकी लोअर लिमिट पकड़ लो। चलो मैंने कहा 30 हजार, चलो मैं दोनों जोड़ देता हूं, बच्चों का और घर के पूरे खाना पीना बनाना तैयार करने का। अगर मैं केवल 30 हजार रख दूं, बाकी काम मेरे प्यारे बच्चों, जो कपड़ा वगैरह का 15 हजार रख दूं तो 45 हो गया। और बाकी का एल्डर वगैरह का मैं चलो 10 रख लेता हूं, तो 55 हजार रुपए का काम मंथली महिला कर रही है। 55 हजार ये मिनिमम है, आप सबको भी लग गया होगा, मिनिमम है। यही है यानी मॉनेटरी वैल्यू जो डोमेस्टिक वर्क होता है, यानी पुरुषों के कंपेयर में कई गुना अधिक अनपेड डोमेस्टिक वर्क महिलाएं करती हैं। टाइम यूज सर्वे भी यही बात कहता है कि डोमेस्टिक लेबर का बड़ा इकोनॉमिक वैल्यू होता है। वही इकोनॉमिक वैल्यू मैंने आपके सामने रखा कि लगभग 55 हजार रुपए हर एक महिला को उस परिवार में मिलना चाहिए, याद रखें। और अगर इस 55 हजार को मॉनेटरी टर्म में काउंट किया जाए तो जीडीपी में डबल डिजिट की ग्रोथ हो जाएगी कि नहीं, जीडीपी बड़ी हो जाएगी कि नहीं बड़ी हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो बस यही इसके सोशियो इकोनॉमिक इंप्लीकेशन है कि यह जो डिसीजन है इनविजिबल लेबर यानी अदृश्य श्रम को लीगैलिटी यानी कानूनी मान्यता देता है। अब इसी के बेस पर कोई भी राज्य सरकार चाहे तो एक निश्चित वेतन दे सकती है। इसके अलावा जो पैट्रियार्कल
स्टेटिस्टिकल माइंडसेट है उसको चैलेंज भी करती है, पितृसत्तात्मक सोच को यह डिसीजन चैलेंज करता है और केयर इकोनॉमी को स्वीकार करता है, देखभाल अर्थव्यवस्था को यह स्वीकार करता है। केयर इकोनॉमी जिस पर यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आई होप आप समझ गए। तो यह निर्णय केवल भरण पोषण का प्रश्न नहीं है, यह विवाह की अवधारणा को पुनर्परिभाषित करता है। अब प्रश्न यह नहीं कि वह कमाती क्यों नहीं है, बल्कि यह है कि उसने क्या कंट्रीब्यूट किया है, क्या योगदान दिया है। और जब इतिहास इस डिसीजन को, इस दौर को देखेगा, तो यह डिसीजन उस मोड़ के रूप में याद किया जाएगा जहां होम मेकर्स यानी गृहिणी को पहली बार इकोनॉमिक पार्टनर के रूप में स्पष्ट एक्सेप्टेंस, स्वीकृति मिली है। और मैंने अपने लेक्चर में आपके सामने ये सारी बातें रखी हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आई होप आप समझ गए हैं। अब एक क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए कि क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। फटाफट देखिए। कर लोगे बच्चों? कर लेंगे भाई, कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। बेलन। और एक चीज ईमानदारी से बताना, मजा आया बेलन वेलन पढ़ करके? कम से कम एक नई चीज आपके सामने आई, बेलन का इकोनॉमिक्स। लिख लेना बेटा। तो टीचर आपको बनना है ऐसे ही, यानी आपको बस क्या करना है, समा बांधना है, जिससे कि लाइफ चेंज हो जाए बच्चों की, जो आपसे पढ़ें। और जो भी अब आता है, शहरों में जो भी रुकावटें हैं उनको दूर कैसे किया जाए, अगला टॉपिक। एक बार प्रश्न के बारे में बताइए, क्या आप सब लिख पाएंगे इस प्रश्न का उत्तर? बताइए भाई। हैं? ए आर मिश्रा ये किसने लिखा है कि, किसने लिखा है कि बेलन का भी आईक्यू आईपीओ? क्या बात है यार, बेलन का भी आईक्यू आईपीओ हो गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज का जो, मतलब मैं कह सकता हूं कि कमेंट ऑफ द डे, ठीक है। अब जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट अब आप कनेक्ट होना स्टार्ट कीजिए 2027 वालों, क्योंकि अब 2027 ही मेरे सेंटर में है। और ठीक है, तो 27 की मेंटरशिप स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप हमारे साथ जरूर जुड़ें और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। टीचर वही रखिए जो बहुत अपडेट हो, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ट्रेडिशनल टीचर वही स्किल की समस्या आएगी। चले भाई, तो अब आते हैं ईजिंग की बॉटलनेक्स इन सिटीज। ठीक है, तो अब इसको मैं एक समरी के रूप में आपको समझा देता हूं, बाकी आप इसको उड़ा दीजिएगा। यानी शहरों की समस्याओं पर बात हो रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 अगर आप देखिए यूएन का, तो ये क्या कहता है? सस्टेनेबल सिटीज की बात करता है। सस्ट यानी कि शहर ऐसे होने चाहिए जो लोगों के लिए रहने योग्य हो और एनवायरमेंट के कोई चैलेंज वहां पर ना हो। सस्टेनेबल सिटीज, तो ऑब्वियस है इसी सस्टेनेबल सिटी के सामने क्या चैलेंज है इंडिया के रेफरेंस में, वह विषय हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी अर्बनाइजेशन ब्लेसिंग है या कर्स है, यह विषय आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले, यानी यहां पर हम लोग आए, उसके पहले थोड़ा सा एक नजारा यहां पर आपके सामने रखा जाए। तो सस्टेनेबल सिटीज यहां पर आप सब कनेक्ट करें और फिर इसके बाद अब आप देखें। Have you ever wondered why our cities are growing so fast? Why skyscrapers, traffic, and endless crowds seem to define modern life?
The answer lies in one powerful process: urbanization. Today, let's dive into this fascinating topic and understand how it is shaping our world. Urbanization is the process where more and more people start living in towns and cities instead of rural areas. It's one of the biggest social and economic changes in human history. Cities grow in size, population, and importance all because people are drawn to the opportunities they offer. First, let's see historical background. Although urbanization has roots in ancient civilizations like Mesopotamia and the Indus Valley, the modern wave truly began during the Industrial Revolution. Factories, industries, and transport systems pulled people from villages into cities like London and New York. Today, over half of the world's population lives in cities, and this number keeps rising, especially in developing countries. Let's see advantages. Urbanization brings many benefits. Cities provide better jobs, healthcare, and education. They become centers of innovation, culture, and progress. When managed well, urban areas can improve living standards and connect people from diverse backgrounds. But urbanization is not Challenge. without problems. Challenge. Rapid and unplanned growth creates overcrowding, traffic jams, air pollution, and housing shortages. Informal settlements or slums expand, unemployment rises, and the environment suffers as cities consume more land, energy, and resources. Sociological aspect. Urbanization also changes the way people interact. In villages, life is close-knit and community-oriented, but in cities, social life becomes complex, diverse, and sometimes impersonal. This brings opportunities like freedom and multiculturalism, but also challenges such as isolation and rising crime. Conclusion. So urbanization is a double-edged sword. It represents progress and human development, but it also creates serious challenges. The key is balance. With sustainable urban planning, green infrastructure, and inclusive policies, cities can become not just bigger but better places to live. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe. And let me know in the comments, do you think urbanization is more of a blessing or a curse? ठीक है, तो ये चीज आपके सामने है. अब देखो. China's cities are growing at a breathtaking pace. अब हम लोग आ रहे हैं चाइना के सिटीज की प्लानिंग पर. एक बार जरा ध्यान से देखें. China's cities are growing at a breathtaking pace. Mega metropolises with glittering facades for the ultra-rich. Because what the major cities really want, the way they're thinking, is to have the high end, if we call them the high end population. More and more Chinese are moving from the country to the city. But beyond the shiny high-rises, the streets are narrow, loud, and dirty. चाइना की भी हालत खराब. There is no regulation or law in China that protects tenant rights. Homeowners are expropriated, forced to yield to the construction boom. Building space is in high demand. Those left behind have no legal recourse. They become desperate. My house is gone, torn down, everything's gone. China's struggle for living space. Li Qizhong is ready to defend his home to the last. China as such does not have a particularly dense population, but its sprawling urban agglomerations do. पहले कैसा था, अब कैसा है? Cities with millions of inhabitants are practically sprouting up overnight. Megacities, modern, glamorous, and full of superlatives. In 1980, 20% of China's population lived in cities. Today, that figure has risen to 60%, over 800 million people. No country in the world has as many large cities with over 1 million inhabitants. China has more than 100. Experts expect that figure to double in just a few years.
German architect Erk Schwarzik moved to China as its boom was well underway. He has lived and worked here for 11 years. Of course, everyone thinks you can find your fortune in the biggest cities. Beijing, Shanghai, Shenzhen, that's where the big money is. It's part of the Chinese dream to live and work in the big, dazzling cities, but most of the former rural residents looking for work can't afford to do so. Millions of them are constantly on the move as migrant workers. Which is sad because there's not just a few of them, but several hundred million. I don't know the exact number, but about 200 or 300 million people, maybe more, are constantly wandering from one place to the next to make money because they can't at home. There, they could only work in the fields, and even that isn't so easy anymore because so much land is so contaminated. It's become completely infertile. ठीक है बच्चे, तो समझ में आ गया कि क्या क्या इश्यूज हैं आपके सामने और सिलेबस आपके सामने दिख गया है और आप चाइना का भी देख रहे हैं और आपने ओवरऑल एक ऐसा देखा जिसमें इंडिया का भी है और अन्य देशों का भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लेकिन उसके चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। तो आपके सिलेबस का पार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेबस है अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज, यानी शहरीकरण, उनकी समस्या और उनके रक्षा उपाय आपके सिलेबस का सीधा सीधा पार्ट है। जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी में जब सिलेबस में आप जाएंगे तो आपको डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, नगर पालिकाओं का यहाँ पर जिक्र होगा कि उनकी कमियां हैं जिसके कारण से या फंड फंक्शन और फंक्शनरीज की समस्या है शहरों को। तो इंडियन पॉलिटी भी यहाँ पर आकर के चिपक जाएगा और ऑब्वियस है गवर्नमेंट पॉलिसीज जीएस पेपर 2 का भी यहाँ पर आकर के लगेगा और इसलिए टॉपिक हमारे लिए हो जाता है 1 नंबर का यूपीएससी को ध्यान में रखता हुआ। और प्रश्न भी आपके सामने देख सकते हैं कैसे कैसे बने हुए हैं। स्मार्ट सिटी आपके सामने आ रहा, फिर इसके बाद अफोर्डेबल सिटी। तो शहरों को लेकर के आपसे प्रश्न लगातार बने हैं और जो आज मैं बता रहा हूं वो भी फिर जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी साफ साफ कह रहा है कि लोकल लेवल पर जो ये देखिएगा कि लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट है यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं और फंड फंक्शन फंक्शनरीज का चैलेंज है और यही विषय यानी ये वाला प्रश्न ही हम समझिए डिस्कस करने जा रहे हैं। 2008 में ऐसे भी पूछा था, अर्बनाइजेशन एंड इट्स हेजार्ड्स, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही विषय है जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे और एक अच्छी समझ बनाएंगे। और मैं आप लोगों को ये टॉपिक बहुत बार करा चुका हूं, तो बहुत डिटेल में अगर नहीं भी जाऊंगा तो भी आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, ठीक है, चलिए अब आंखें बंद कीजिए और एक कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि एक शहर जहां मेट्रो है, फ्लाईओवर है, स्मार्ट पोल लगे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, फिर भी ट्रैफिक जाम है, फिर भी ट्रैफिक जाम है, बारिश में जल भराव है, कचरा सड़कों पर है और एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो प्रश्न यह है कि क्या समस्या धन की कमी की है या शासन यानी गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में ही कोई फंडामेंटल फ्लॉ है, मूलभूत दोष है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इंडिया के शहरों को देखते हैं, भारत के जो शहर हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट हैं, तो भारत के शहर अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। मेरे प्यारे बच्चों, तो भारत के जो शहर हैं उसका आंकड़ा आप देखिए कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितने परसेंट आबादी रहती है शहरों में? 31% रहती है और यूनाइटेड नेशन कहता है कि 2030 तक 40% से ज्यादा हो जाएगी। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी आबादी और इंडिया की जीडीपी अगर 100 रुपए की तो उसका 60 रुपये इन्हीं शहरों से आता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो शहर हैं वो इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर है, बट एयर पोल्यूशन दिल्ली और लगभग सभी शहरों में अर्बन फ्लड, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, कोलकाता, व्हेरेवर कहीं पर भी हो। इसके अलावा अनियोजित विस्तार और अनप्लान्ड
शहर बढ़ते चले जा रहे हैं, स्लम बस्तियां बढ़ती चली जा रही हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है कि एक तरफ तो ये जीडीपी के ग्रोथ इंजन है, लोगों के एम्प्लॉयमेंट और सोशियो जो उनके टारगेट्स होते हैं, हेल्थ एजुकेशन उसके सेंटर है, लेकिन दूसरी तरफ इतनी समस्याएं भी हैं। ठीक है, तो जो चैलेंजेस है वो क्यों है? तो यहां पर जो बच्चे डिस्कस किया गया वो यही डिस्कस किया गया है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उनके लेवल पर चैलेंज है, वो अच्छा काम नहीं कर पा रही। यानी जो शहरों का प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, उस पर प्रश्न उठाया गया और कहा गया कि ये कॉलोनियल मॉडल यानी औपनिवेशिक मॉडल से इन्फ्लुएंस रही है। कैसे? कॉलोनियल मॉडल में क्या होता है, यानी अगर हम कॉलोनियल मॉडल को लें, यानी अंग्रेजों के मॉडल को लें, तो इसमें क्या होता है, जो डिसीजंस होते हैं वो क्या होते हैं, टॉप टू बॉटम होते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ये चलता है, निर्णय ऊपर से नीचे चलते हैं, आप देख सकते हैं। अब क्या होता है कि जो लोकल बॉडीज हैं जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो क्या करते हैं, वो इसी टॉप डिसीजन पर डिपेंड हो जाते हैं। पैसा भी चाहिए तो स्टेट या फिर फाइनेंस कमीशन ही उन्हें देगा। यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वाधीनता के बाद भी जो स्टेट है उन्होंने लोकल बॉडीज को अभी भी पूर्ण अधिकार देने में संकोच किया। और फिर यहां पर जिक्र किया गया है इंडिया के 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, 74वें संविधान संशोधन का। ये कब किया गया? 1992 में। इसका एम क्या था कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाएगा, संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। और फिर 12th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया जिसमें 18 सब्जेक्ट शहरों के विकास से जुड़े हुए इस बॉडी को दिए गए, जैसे अर्बन की प्लानिंग करना यानी अर्बन प्लानिंग करना, या जो शहर है उसमें पानी की सप्लाई को मेंटेन रखना, पब्लिक हेल्थ को बेहतर करना, क्लीनिंग यानी स्वच्छता, स्लम रिफॉर्म और अर्बन पॉवर्टी एलिमिनेशन, ये सारे काम 18 विषय के रूप में 12th शेड्यूल में दिए गए। और प्रिंसिपल क्या काम कर रहा था ये सब करने का कि भाई हम डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। ये सब हमने किया, कॉन्स्टिट्यूशनली हमने काम किया, लेकिन समस्या क्या आई? समस्या थी 3F यानी फंड। अब जो ये प्रश्न था, सोचो, ये ऐसा नहीं कि मैं यहां पर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कंटेंट मैंने बनाया, ये लिखा ही हुआ है आर्टिकल में, इसीलिए मैं कहता हूं, देख सकते हैं। फंक्शनैलिटी, फंक्शंस, फंक्शनरीज एंड फंड्स, इन्हीं 3F पर इश्यू आ गया। धन, कार्य और कार्मिक, यानी इनको बेहतर ढंग से हम डेवलप नहीं कर पाए मेरे प्यारे बच्चों, ये कहा गया। यानी शासन संबंधी जो बाधाएं उसका जिक्र किया गया, कहा गया कि बहुत ज्यादा केंद्रीकरण है। मींस अगर हम देखें तो जो शहर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके 2 पिलर होते हैं, ठीक है ना। पहला पिलर हो गया जो चुन करके आता है, उसे हम क्या कहते हैं, महापौर। और जो एक आईएएस अधिकारी होता है वो कौन होता है, नगर आयुक्त। अब आप देख सकते हैं वास्तविक शक्ति नगर आयुक्त के पास होती है और महापौर एक फॉर्मल पोजीशन बन के रह जाता है। तो ऐसे में एक ही शासन के 2 पिलर बन जाते हैं और यहीं से समस्या होने लगती है, क्योंकि जनता महापौर को चुनती है पर निर्णय कोई और लेता है। ये एक कहा गया है कि जो हम मतलब इनका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, वही अच्छा नहीं है डिसीजन लेने वाला। दूसरा क्या है, बहुत सारी एजेंसीज हैं, यानी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, नगर निगम्स हो गए, जल बोर्ड हो गए, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज हो गई। तो क्या होता है, मल्टी एजेंसी हैं गवर्नमेंट मतलब चलाने के लिए शहरों की। रिजल्ट क्या होता है, इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसीलिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डिले हो जाते हैं, रिसोर्सेस बर्बाद हो जाते हैं। फिर एक और इश्यू बताया गया कि फाइनेंशियल वीकनेस है, कि भारत में जीडीपी का लगभग 0.15%, जबकि विकसित देशों में 1.3% मेरे प्यारे बच्चों संपत्ति यानी एसेट टैक्स मिलता है, लेकिन भारत में एसेट टैक्स मिलता नहीं।
तो जितने भी अर्बन बॉडीज होती हैं वो फाइनेंस कमीशन जो ग्रांट वगैरह उनको देता है उसी पर डिपेंड करते हैं। तो यही सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की गई जिनको आप पढ़ेंगे विस्तार के साथ। ये पूरा कंटेंट है और इस पर एक क्वेश्चन आपके सामने बनाया गया है और ये मैंने अभी बहुत बारी आप लोगों को ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। आपको पता है जब इकोनॉमिक सर्वे हम लोग पढ़ रहे थे तब भी ये टॉपिक डिस्कस किया गया और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनका आंसर भी दिया गया है जिनकी आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस पर बेटा मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं इसको आप लोगों को बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। बस मेरा मन था कि चलो भाई अब होली है, एक क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। तो क्लाइमेट फाइनेंस में वही विषय यहां पर डिस्कस किया गया है जो कि विकसित देश जो विकासशील देशों को देना होता है उसमें कटौती करते हैं। तो इसको आप स्वयं करेंगे, इसमें मेरे लायक कुछ भी बताने को नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। या एक दो चीजें हैं जिसको एक बार हम लोग पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। व्हाट रियली हैपनिंग विद क्लाइमेट फाइनेंस? तो द क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव यानी सीपीआई की रिपोर्ट आई है जिसका टाइटल है ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2025। इसमें बताया गया है कि 2023 में जो ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस है उसका मतलब वो $2 ट्रिलियन तक पहुंच गया है और ये जो पैसा मिल रहा है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हो, यानी कि निजी क्षेत्र के लोग दे रहे हैं। जो डेवलप्ड कंट्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कार्बन एमिट किया है, उन्होंने जो वादा किया था वो उस वादे के अनुरूप पैसा नहीं दे रहे हैं। यानी ये जो भी ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस है वो इतनी बड़ी रकम तक पहुंचा, उसमें विकसित देशों का योगदान नहीं, उसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स का योगदान है मेरे प्यारे बच्चों। तो यही विषय यहां पर डिस्कस है जिसको आप एक बार जरा देखें। क्लाइमेट जस्टिस के लिए ये कैसे एक चैलेंज है इसको आप यहां पर देख सकते हैं। अच्छा क्या हुआ भाई, हैंग क्यों कर रहे हो? तो क्लाइमेट जस्टिस, जरा क्लाइमेट जस्टिस देखिएगा। Two words that we hear more and more. But climate justice is linked to racial justice, social justice, and intergenerational justice too. This is why we call not only for climate action, but climate justice. Two words that could define the century. There is no climate justice without racial justice. There is no climate justice without gender justice. There is no climate justice without queer justice. But what exactly does climate change have to do with justice? Aren't we all in this together? To understand climate justice, we need to understand climate injustice. Who causes climate change and who's hurt by it? Let's first look at who's responsible for putting carbon dioxide into the atmosphere and heating the planet. Imagine this grain of rice is 1 ton of carbon dioxide. Each year, the average person in Nigeria adds less than 1 grain into the atmosphere. The average person in India, 2 grains. In China, 7 grains. In Germany, 10 grains. In the US, 17 grains. In 1 year, the average American pollutes 20 times more than the average Nigerian. But the problem with carbon is that it stays trapped in the atmosphere for centuries. So it's not just about how much we add each year. It's about how much has piled up over time. Since 1850, that adds up to about 1,500 gigatons. Okay, so we wanted to pour loads of these rice bags on the table to show you how big that really is, but after doing the math, we realized we need 3 million of them. Historical emissions matter today because countries are arguing about how soon they have to cut their net emissions down to zero. Big polluters like China, India, and Brazil look a lot less guilty when you consider they've only recently become part of the problem. The tendency is to quote the annual emissions, but that doesn't tell us anything about, why we are in the current mess. This is Prakash Kashwan, a political scientist researching climate justice. He says rich countries haven't accepted how unjust climate change really is. Rich countries. It's mind-boggling, the kind of inequalities that have brought us to the current climate crisis. They're unbelievable. सिंपल है बेटा। तो क्लाइमेट जस्टिस, एनवायरमेंटल एथिक्स, इन सबसे जुड़ा हुआ विषय। तो जीएस पेपर 3 आप देख सकते हैं, कंजर्वेशन यानी पर्यावरण संरक्षण,
और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ग्लोबल ग्रुपिंग और इन सब का जिक्र किया है, यानी ये यूनिट भी ली है। और जीएस पेपर 4 एथिक्स में, डायमेंशन ऑफ एथिक्स में एनवायरमेंटल एथिक्स के तहत इसे लिया हुआ है, याद रखिएगा। और ग्लोबल वार्मिंग कैसे ह्यूमन के ग्रीड का रिजल्ट है, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, और आप इसको कैसे रोकेंगे, तो उसको कैसे रोकेंगे, उन्हीं सब विषयों पर आज का टॉपिक टिका हुआ है। बहुत सारे ऐसे भी इस पर पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, जिनका मैंने शुरुआत में ही जिक्र कर दिया था मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हल्का सा इसका भी एक रेफरेंस आपके सामने रख देता हूं, और इसकी खूब अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आप लोगों को मजा आएगा। अच्छा, एक चीज आप लोगों से ये पूछना था, ये जो मैं वीडियोस अब लगाने लगा हूं, ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, वो भी आप सब मुझे जरूर कमेंट करके, चाहे मुझे पर्सनल ही कर देंगे, ठीक है ना, कि वीडियोस में जो बातें आ रही हैं तो वो सही हैं, यानी आप उससे कुछ सीख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, या आपका टाइम किलिंग है, वो सारी चीजें भी हमें बताएंगे। क्योंकि हम लोग यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, हम इस चीज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें जो है बहुत अच्छा लेक्चर करना है या क्या करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी अभी आपने उस वीडियो में देखा या जो अब मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, वो केवल एनवायरनमेंट का इश्यू नहीं है, पर्यावरण का मुद्दा नहीं है। यह ग्लोबल इकोनॉमी नंबर 1, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नंबर 2, और जो डेवलपमेंट मॉडल आजकल हम लोग लेकर के चल रही है, तीनों से जुड़ा हुआ है, और उसका नाम है क्लाइमेट फाइनेंस। अब जरा समझिएगा, 1992 के UNFCCC के रियो पृथ्वी समिट में पहली बार ये स्वीकार किया गया कि डेवलप्ड कंट्रीज ने हिस्टोरिकली, यानी ऐतिहासिक रूप से ज्यादा कार्बन एमिट किया है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है इस पृथ्वी को गर्म होने से बचाने में। और वहीं से एक कॉन्सेप्ट निकला जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत बारी बताया है, उसका नाम था CBDR, यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि भैया ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री दोनों की जिम्मेदारी, लेकिन क्योंकि ऐतिहासिक रूप से डेवलप्ड कंट्रीज ने ज्यादा नुकसान किया, इसलिए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले यानी क्लाइमेट जस्टिस यही है, जलवायु न्याय यही है कि जिसने जितना नुकसान किया वो उतनी उसकी भरपाई करेगा। तो विकसित देशों ने, डेवलप्ड कंट्रीज ने ज्यादा किया, इसलिए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, यही है क्लाइमेट जस्टिस का सिद्धांत। अब यहां से 2009 की तरफ हम जब जाते हैं, तो कोपेनहेगन डेनमार्क में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 15th समिट होता है, और उसमें डेवलप्ड कंट्रीज ने वादा किया कि वे डेवलपिंग कंट्रीज को हर वर्ष $100 बिलियन देंगे। किस लिए? ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए। यह वादा 2022 में जाकर के, यानी 2009 में वादा किया, और वादा करके भूल जाते हो, भूल गए, 2022 में जाकर के ये $100 बिलियन का कोटा इन्होंने पूरा किया। लेकिन जो आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि ये जो पैसा दिया भी गया $100 बिलियन का, उसमें से ज्यादा पैसा लोन के रूप में है, यानी ऋण के रूप में है, ग्रांट के रूप में नहीं, यानी अनुदान के रूप में नहीं है। यानी इस पर अगर उन्होंने हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए इंडिया को कोई पैसा दिया है, तो वो एज अ उधार है। विकसित देशों ने जो दिया है वो ग्रांट नहीं, ग्रांट यानी जो आपको लौटाना नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं। फिर आर्टिकल कहता है कि 2023 में ग्लोबली, यानी इंडिया और सभी देशों में, कुल क्लाइमेट फाइनेंस जो हुआ है वो $2 ट्रिलियन का रहा है, जो आंकड़ा आपके सामने है। पर उसमें से जो 2 में से 1.78 ट्रिलियन जो पैसा रहा है वो मिटिगेशन के लिए, और बहुत छोटा सा हिस्सा एडॉप्टेशन के लिए था, याद रखिएगा। जबकि एडॉप्टेशन के लिए ज्यादा पैसों की आवश्यकता होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है बेटा? यहां तक की पिक्चर क्लियर है? तो आपको समझ में आया कि मिटिगेशन और एडॉप्टेशन का अंतर, या समझाऊं? मिटिगेशन और एडॉप्टेशन का मुद्दा, यानी यहां पर आया कि जो पैसा आप दे भी रहे हैं, उसमें मिटिगेशन के लिए ज्यादा पैसा दे रहे हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपको समझना है मिटिगेशन और एडॉप्टेशन। तो ये दोनों टर्म मैं बस समझाना चाह रहा हूं आपको, वो समझा देता हूं, फिर पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मिटिगेशन और एडॉप्टेशन,
ठीक है ना, इसको कहते हैं समन, इसको कहते हैं अनुकूलन, ठीक है ना। मिटिगेशन क्या होता है? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को होने से रोकने की कोशिश करना कि हो ही ना, मतलब कॉज को यानी कारण को ही कम कर देना। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी कोल प्लांट हैं जहां से बिजली बन रही है उनको बंद कर दो, उनकी जगह सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करो, यानी कोयला बिजली घर बंद करके सौर ऊर्जा लगाना, इसे क्या कहते हैं? मिटिगेशन। पेट्रोल व्हीकल्स की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाना, इसे क्या कहते हैं? मिटिगेशन। जंगल काटने की जगह पेड़ लगाना, इसे कहते हैं मिटिगेशन। और जितने एनर्जी सेविंग टूल्स होते हैं उसको कहते हैं मिटिगेशन, यानी कार्बन उत्सर्जन को ही कम कर देना, मिटिगेशन। एडॉप्टेशन क्या है? अनुकूलन, जिसके लिए अच्छा खासा पैसा फंड मिल रहा है, इस रिपोर्ट में कहा गया। एडॉप्टेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? यानी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे बचने की तैयारी करना, मतलब इंपैक्ट से निपटना। तो यहां पर कॉज को टारगेट करना, यहां इंपैक्ट से निपटना। जैसे अगर कहीं पर फ्लड प्रोन एरिया है, बाढ़ वाला क्षेत्र है, तो घर ऊंचे स्थलों पर बनाना। ड्रॉट रिजाइलिएंट सीड यानी सूखा रोधी बीज विकसित करना कि बारिश ना हो तो भी फसल तैयार हो जाए। सुनामी वगैरह आते हैं, चक्रवात बहुत आ रहे हैं, तो जो भी समुद्र के किनारे हैं वहां पर क्या बनाना? डाइक्स या तटबंध बनाना। वाटर कंजर्वेशन सिस्टम को डेवलप करना, यानी नुकसान से बचाव करना, इसे कहते हैं एडॉप्टेशन। तो मिटिगेशन क्या है? कारण को कम करना। एडॉप्टेशन क्या है? असर से बचना। मिटिगेशन क्या है? भविष्य बचाना। और एडॉप्टेशन क्या है? वर्तमान से निपटना। मिटिगेशन क्या है? कार्बन कम। और एडॉप्टेशन क्या है? नुकसान कम। मेरे प्यारे बच्चों, इसको एक सामान्य उदाहरण से समझिए कि दवाई लेकर वायरस को खत्म करना इज कॉल्ड मिटिगेशन, और ठंडा पानी की पट्टी रखना इसे कहते हैं एडॉप्टेशन। तो क्लाइमेट फाइनेंस में जो समस्या है इनको लेकर के वही यहां पर डिस्कस किया गया कि मिटिगेशन को ज्यादा फंडिंग मिल रही, हालांकि मिटिगेशन में पैसा भी ज्यादा लगता है क्योंकि सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक प्रकार का बिजनेस भी है। एडॉप्टेशन में पैसा कम लगता है क्योंकि मुनाफा कम है, जैसे बाढ़ से बचाव, तटबंध, ये सब। बट जो पुअर कंट्री है उन्हें एडॉप्टेशन ही तो चाहिए, चाहिए कि नहीं बताइए? तो पुअर कंट्री है उन्हें चाहिए मेरे प्यारे बच्चों एडॉप्टेशन, और यही एडॉप्टेशन मेरे प्यारे बच्चों और उसको जो बजट दिया जा रहा है वह इस रिपोर्ट में कहा गया है, जो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव की रिपोर्ट है वो कम है। और ये एडॉप्टेशन अफ्रीका, साउथ एशिया, छोटे छोटे जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनको बहुत सारे फंड की जरूरत है। और जो मिल भी रहा है पैसा उसमें क्या है? आप लोन दे रहे हैं, आप उधार दे रहे हैं, विकसित देश। उसमें भी निजी क्षेत्र का डोमिनेंस है, निजी क्षेत्र आपको उधार देगा तो आपसे वसूलता भी खूब है। आई होप आप समझ गए। तो इसलिए प्रश्न यह नहीं कि पैसा बढ़ा, 2009 का टारगेट हमने पूरा कर लिया, तो प्रश्न यहां उठाया कि क्या यह सस्टेनेबल है, क्या यह बैलेंस्ड है? याद रखें यही विषय यहां पर आया है। यानी क्लाइमेट फाइनेंस सही नहीं किया जा रहा है, यही मुद्दा यहां उठाया गया। वैसे भी क्लाइमेट फाइनेंस केवल एक इकोनॉमिक लेन देन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, यह एक नैतिकता, न्याय और मानवता की परीक्षा भी है। आप स्वयं चिंतन कीजिए कि जब विकसित देशों ने औद्योगिक क्रांति से लेकर आज तक अधिक कार्बन उत्सर्जन किया, तो उसका दुष्प्रभाव आज विकासशील देशों पर अधिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बाढ़ हो, सूखा हो, समुद्र यानी जो सी लेवल का राइज हो, ये समस्याएं उन देशों को झेलनी पड़ रही जिन्होंने प्रदूषण कम किया था। और जब इस प्रकार की समस्याएं आती हैं तो क्लाइमेट जस्टिस का विचार यहीं से आता है कि यदि किसी गरीब देश को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ऋण दिया जाता है तो क्या यह नैतिक है? ऋण क्यों दे रहे हो भाई? क्या यह पीड़ित को दंड देने जैसा नहीं है कि हम तुम्हें ऋण दे रहे, तुम्हारे पास हो ना हो तुम लौटाओगे? दूसरा प्रश्न यहां उठता है कि इंटर जनरेशनल इक्विटी, पीढ़ीगत समानता, कि यदि आज हम पर्याप्त निवेश नहीं करते हैं तो फ्यूचर की जो जनरेशन है
वो अपने अस्तित्व के संकट को ही झेलेंगे। तो क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के जो यहां पर पूरा डेटा रखा गया, उसमें कई प्रश्न उठते हैं कि क्या डेवलप्ड कंट्री अपनी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार कर रहे हैं? क्या जो फाइनेंस है, क्या वित्त यानी फाइनेंस ग्रांट बेस्ड है या लोन बेस्ड है? क्या सबसे कमजोर देशों को प्राथमिकता मिल रही है? तो ये सारी चीज यहां पर डिस्कस की गई है और मैंने आपको बता ही दिया है। अब इस पर आप बढ़िया पूरा कंटेंट है, आप एक रीडिंग मारेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो चीजें आपके लिए बढ़िया ढंग से सेटल हो जाएंगी। जरा इस क्वेश्चन को देखिए आप। अब मुझे बताइए, क्या इस क्वेश्चन पे थोड़ा बहुत आप सोच पा रहे हैं? क्या इस क्वेश्चन पर आप थोड़ा बहुत सोच पा रहे हैं बच्चों? दो प्रश्न है, एक इथिक्स का भी है और एक जो है कर पा रहे हैं तो ये हो गया आई। फिर उसके बाद जीएस पेपर 4 का भी एक क्वेश्चन आप देखें। ये भी कर लेंगे। अब आता है, जरा देखिएगा, वियना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और जर्मन स्टार्टअप ने दुनिया का सबसे छोटा क्यूआर कोड विकसित कर लिया है। ये डिटेल यहां पर दी गई है, लगभग 2 माइक्रोमीटर का, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली। तो प्रीलिम्स के लिए इसको याद रखिएगा। आप कहेंगे बस सर हो गया, हम कहेंगे नहीं। यूपीएससी के लिए यह जो क्यूआर कोड वाली खबर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट जनरेशन डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी है मेरे प्यारे बच्चों, ये बन गई है। तो क्यूआर कोड क्या होता है प्रीलिम्स के लिए हमेशा याद रखिएगा, क्विक रिस्पांस कोड होता है, 20 बार कोड होता है जो टेक्स्ट यूआरएल डेटा स्टोर कर सकता है। लेकिन यहां खास बात है इसका आकार, यानी कि छोटा, इसके पहले तो ठीक है। तो क्लियर बेटा? अब आप इसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ लीजिएगा और सब कुछ यहां पर दिया गया है और एमसीक्यू भी आपको बने हुए मिले हैं जिस पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना? तो बस अब आप लोग एंजॉय करें और यूपीएससी की जर्नी में आप सबका स्वागत है मेरे साथ। ये हमारा कांटेक्ट नंबर, आप जुड़ सकते हैं। मेहनत कीजिए, लगे रहिए, और इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं अगर आप अपनी लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।